जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है। आवाज आ रही है जी आप लोगों को? नसर साहब, मुझे अगर याद पड़ता है तो आपने पहले कहीं क्लास पढ़ी है, मुझे आपका नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है। या फर्स्ट टाइम है हमारा ये इंटरेक्शन? सही। अच्छा जी। चलिए अल्लाह खैर करे, इस दफा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, अटेम्प्ट आप देने जा रहे हैं। बाकी तमाम लोग भी, कोई जो हमने कल पढ़ा है उसमें कोई सवाल कोई परेशानी हम डिस्कस कर लें पहले। जी, बुक्स का क्या पूछना चाह रहे हैं? यार पैक वालों का मुझे कंफर्म नहीं है। आप अगर काइंडली मुझे कल दिन में मैसेज कर दे, आप में से कोई ग्रुप में, कोई 11-12 बजे दिन में, तो मैं कंफर्म कर दूंगा कि वहां पे आ गई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं आपको ऐसे इस्लाम वालों का नंबर दूंगा, आप उनसे रब्ता कीजिएगा, वो भी आपको घर में डिलीवर कर देंगे, घर बैठे बुक आपको मिल जाएगी। चलिए 173 बी। जी मोहसिन, आपको 3A समझ आ गया? बिल्कुल, जिस तरह ए है ना उसी तरह बी है। सजा उन्होंने क्या रखी है कि अगर कोई पर्सन इनएलिजिबल है, डिसक्वालीफाइड है, और वो कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172, लेकिन फिर भी कर रहा है, तो कंपनी के तमाम डेट्स का खुद लायबल होगा। उन तमाम डेट्स का जो उन दिनों में इंकर किए गए जब ये बंदा इस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा था, अगर ये किसी ऐसे बंदे की डायरेक्शंस पे काम कर रहा है डायरेक्टर, डिसक्वालीफाइड नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बंदे की डायरेक्शंस पे काम कर रहा है जो डिसक्वालीफाइड है या इनएलिजिबल है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ एससीसीपी, तो कमीशन की तरफ से डिस्क्वालीफाइड था, उसकी डायरेक्शंस पे आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको वही सजा दी जाएगी जो किसी डिस्क्वालीफाइड को दी जाती है। सेम उसका मतलब होगा। तो जिन दिनों में आप मैनेजमेंट का पार्ट थे, बीइंग डिस्क्वालीफाइड, दैट्स के खुद आप लायबल होंगे। अगर आप किसी की हिदायत पे काम कर रहे थे, तो जिन दिनों में आप उसकी हिदायत पे काम कर रहे थे, अगर वो डिस्क्वालीफाइड था, तो उन दिनों में जो डेट्स लिए जाएंगे उसके आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। कल मुबीन साहब मैंने की नहीं है ग्रुप में शेयर एक्सेल वाली डिटेल? क्लियर है जी? देखिएगा ग्रुप में, अगर आपको नहीं मिलती मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। जी। कोई और क्वेश्चन? चलें जी आगे फिर। बहुत सारे लोग हमारे इस क्लास में खामोश मुजाहिद भी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो मैं इनकरेज करूंगा अगर आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। सेक्शन 179 तक हमने कल कवर कर लिया था, जिसमें उसने हमें मिनट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था, लास्ट जो था, और फिर रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन जो आप पास करते हैं। अब जो हमारे सेक्शन आगे चल रहे हैं, डायरेक्टर्स वाला पोर्शन ही चल रहा है, उसी से रेलिवेंट चीजें हैं, जहां पे उससे रेलिवेंट रेगुलेशन आएंगी वहां मैं आपको बताऊंगा, अगर साथ ही पढ़नी है हमने या उसको अलग से ही सेक्शन समेत रेगुलेशन को अलग हमने ले जाना है। बाकी छोटी छोटी बातें हर सेक्शन में आगे बताई जा रहा है हमें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में से वो इंपॉर्टेंट चीजें टेस्ट कर लेता होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपनी एक्ट का हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट वाला पोर्शन। सेक्शन 180 बताता है जनाब लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के बारे में। वो कहते हैं जो आपके डायरेक्टर या ऑफिसर हैं, कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको सजा होगी, उनको फाइन पे करना पड़ेगा अगर उनकी तरफ से कोई डिफॉल्ट है, कोई नेग्लिजेंस है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उनकी तरफ से किया गया है। अब वो कह रहे हैं कि आप अपने आर्टिकल्स के अंदर कोई इस तरह की चीज शामिल नहीं कर सकते, ना आप उस ऑफिसर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हुए उस एग्रीमेंट में कोई इस तरह की क्लॉज शामिल कर सकते हैं जिसके तहत आप उसको कंपनसेट करें उन तमाम लाइबिलिटीज के अगेंस्ट जो लाइबिलिटीज इंकर करनी पड़ रही हैं उसको, अपनी इस नेग्लिजेंस की वजह से, डिफॉल्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से। इस तरह की कोई प्रोविजन ना अपने आर्टिकल्स में आप शामिल करेंगे, ना उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हुए इस तरह की कोई क्लॉज शामिल करेंगे, उसके साथ कोई इस तरह का आपने वादा नहीं करना है। 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी। तो इस तरह की कोई क्लॉज आपने उस एग्रीमेंट में भी शामिल नहीं करनी, अपने आर्टिकल्स में भी ऐसी कोई बात नहीं लिखनी कि आप उसको कंपनसेट करेंगे। अगर कोई इस तरह की आप लिखते हैं कोई क्लॉज अपने आर्टिकल्स में उसके साथ एग्रीमेंट में, तो वो वॉइड होगी। इस तरह की कोई कंपनसेशन आप उसको नहीं दे सकते। एक्सेप्शन उसकी है। एक्सेप्शन क्या है? कोई इंश्योरेंस कवरेज आप लेके दे सकते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी ने ली है ऑन बिहाफ ऑफ सच ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, के कुछ नेचर ऑफ ड्यूटी इस तरह की थी कि उनको कोई कल को कोई पेनल्टी ना पे करनी पड़ जाए, इस तरह की कोई इंश्योरेंस, बड़े अनॉमलस केसेस के अंदर आप इंश्योरेंस करवा के दे देते हैं अपने इन ऑफिसर्स को, अपने डायरेक्टर्स को। इसकी एक्सेप्शन है।
और इसके अलावा आप कोई कंपनसेशन नहीं करेंगे। इंश्योरेंस में आपको पता है एक मिनिमम सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, और उसकी कंपनसेशन अगर करनी पड़ जाए तो इंश्योरेंस कंपनी खुद करती होती है। तो उसकी इजाजत दी है। और दूसरी उन्होंने कहा जी क्वालिफाइंग थर्ड पार्टी इंडेमनिटी प्रोविजन, ये एक बड़ी टेक्निकल सी उसने बात लिखी है। दूसरी एक्सेप्शन क्या दी है कि थर्ड पार्टी इंडेमनिटी प्रोविजन उसने एक्सेप्शन दिया है जो कंपनी अपने इन ऑफिसर्स के बिहाफ पे करती है, कि आपका ये ऑफिसर काम कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे। अब कंपनी का काम करते हुए अगर इसने किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस भी शो नहीं की है, काम करता जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी के साथ इसने कंपनी के बिहाफ पे कोई डीलिंग की है, जो ऑफिसर्स का काम होता है वो कर रहे होते हैं, और कंपनी की तरफ से कल को कोई ऐसा काम हो जाता है, कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है कि आपको उस थर्ड पार्टी को कुछ पे करना पड़ जाता है, उनको इंडेमनीफाई करना पड़ जाता है, तो इस तरह की प्रोविजन आप शामिल करेंगे कि आप आपके एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब तक आप इस तरह की प्रोविजन शामिल करके नहीं भेजेंगे कि कंपनी के बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं, कंपनी की किसी पॉलिसी की वजह से आपको किसी थर्ड पार्टी को कुछ पे करना पड़ा तो हम पे करेंगे। इस तरह की प्रोविजन आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, आप इंश्योरेंस कवरेज दे सकते हैं। और तीसरी एक्सेप्शन क्या दी है, वो कहते हैं अगर कंपनी का कोई ऑफिसर, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कोई भी बंदा, उसके ऊपर कोई केस हो जाता है, और वो केस उसके ऊपर हुआ है कंपनी का ये ऑफिसर होने की वजह से, या ये डेजिग्नेशन उसका जो कंपनी में है ये होल्ड करने की वजह से, उस केस को डिफेंड करने में उसके जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये कंपनी उसको कंपनसेट करेगी, अगर वो उसमें बाइज्जत बरी हो जाता है और इनोसेंट साबित हो जाता है, कि उसकी फेवर में जजमेंट आ जाती है। लेट्स अज्यूम, इसकी सिंपल सी एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, कि कोई सीएफओ साहब है, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में से किसी बंदे ने इल्जाम लगा दिया या कोई केस कर दिया जाके कि ये जनाब कंपनी के फंड्स में ना खुर्द बुर्द हो रही है, इन्होंने ये फ्रॉड किया, ये केस है, ये डिटेल्स है मेरे पास। सीएफओ साहब के भी तोते उड़ गए कि ये क्या हो गया, केस केस मेरे ऊपर अपना सारी वो कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएफओ साहब उसको डिफेंड करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है मेरे ऊपर। वो कहते हैं नहीं जी, इसने अपनी सीएफओ की पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और इतने इतने पैसे फला फला जगह पे ये फ्रॉड किया है। अब वो केस चलता रहा, उसमें सीएफओ साहब ने अपना वकील भी रखा, अपना खर्चा भी किया, और कुछ अरसे बाद इनके हक में डिसीजन आ गया, साबित हो गया कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया था, वो बंदा जो था वो झूठ बोल रहा था। तो इस तरह के मामले में वो कहते हैं कंपनी उसको कंपनसेट करेगी ये तमाम एक्सपेंसेस जो उसके इंकर हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये केस इसके ऊपर हुआ था कंपनी का सीएफओ होने की वजह से, उसकी पर्सनल कैपेसिटी में ये केस नहीं हुआ था। शर्त उसमें क्या है कि ये बंदा बाइज्जत बरी हो, अगर उसके ऊपर साबित हो जाता है तो उसमें कंपनी ने किसी किस्म की कोई कंपनसेशन उसको नहीं देनी है। क्लियर है जी? सेक्शन 181 डिस्कस करता है इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कोई प्रोटेक्शन दी है कंपनीज एक्ट ने, उस प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करता है। अब हमें अच्छी तरह आइडिया हो गया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। इंडिपेंडेंट को तो बड़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया कि कौन इंडिपेंडेंट होगा, और कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि इंडिपेंडेंट आपने एक पैनल से लेना है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के भी आपको आइडिया हुआ कि कुछ टेक्निकल लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उस पैनल में वो लोग शामिल होते हैं, और उसी में से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आते हैं। और उनका कंपनी से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता है, कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ बीओडी में आते हैं, बीओडी में आकर डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर बैठे होते हैं, ताकि कंपनी को इस तरह का डिसीजन ना ले जिसकी वजह से अपने सिर्फ वो बेनिफिट देखें और बाकी ओवरऑल कोई चीज देख ना रहे हो, अनएथिकल काम ना कर रहे हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनता है उसको कोई प्रोटेक्शन भी दी जाती है लॉ की तरफ से। वो प्रोटेक्शन 181 में हमें बता रहा है। वो कहते हैं जनाब इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं इनको सिर्फ उसी काम में हम रिस्पॉन्सिबल समझेंगे या इनकी लाइबिलिटी अराइज होगी जो इनकी हेल्प के साथ हुआ है। मतलब लाइबिलिटी कब अराइज होनी है? जब बीओडी ने कोई गलत काम किया और इनके इस गलत काम की वजह से कंपनी को कोई लॉस हुआ, या ओवरऑल कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी पढ़ा है, कल सेक्शन 172 हम पढ़ के आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डायरेक्टर को इन इन केसेस के अंदर। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ के आए हो। वो कहता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको इस तरह की सजा देते हुए आपने ये देखना है कि क्या उसके नॉलेज में थी ये चीज। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में जो आपके बीओडी तक नहीं पहुंचते हैं। बीओडी डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, ऑपरेशंस में बीओडी का पार्ट नहीं होता है, ऑपरेशंस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बैठे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये प्रोटेक्शन है कि जो काम इनके नॉलेज के बगैर हुए हैं उसमें इनको किसी किस्म का कोई लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। सिर्फ उन्हीं कामों में इनको लाइबिलिटी इनकी राइज होगी जो इनकी मदद से हुए हैं, जो बोर्ड में सामने रखे गए थे और इन लोगों ने उसका साथ दिया, इनको पता था कि ये काम हो रहा है, इन्होंने फिर भी साथ दिया, उस केस में ये लाइबल होंगे, अदरवाइज इनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, अपना काम अगर ये अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन बाकी डायरेक्टर्स के केस में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये एग्जेम्पशन नहीं होती, क्योंकि वो ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। वो कल को ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं था ये क्या हुआ। क्लियर है जी? अच्छा, अब उसने सेक्शन 181 में आके हमें बताया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होगा। इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको जब सीसीटी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक पॉइंट मैंने बताया था कि वो बंदा जो कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट ना हो, डे टू डे ऑपरेशन में हिस्सा ना ले रहा हो, उसको हम कहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव। स्पेसिफिकली उसने यहाँ पे आके बता दिया। वो कहता है इस सेक्शन में जो हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब वो बंदा है जो इन शराइत पे पूरा उतरता हो। कौन सी शराइत है? वो कहते हैं हु इज नॉट अमंग द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम का पार्ट ना हो, जिसे हम उम्मीद रखें कि कोई आउटसाइड व्यू पॉइंट देगा कंपनी को, कि इंडिपेंडेंट बंदे के तौर पे अगर कोई व्यू पॉइंट है, ये डिसीजन आप ले रहे हैं, इसमें अगर कोई बाहर का बंदा आके आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आउटसाइड व्यू पॉइंट दे, सिर्फ पर्सनल बेनिफिट को सामने रखते हुए ना दे। अच्छा, दूसरा वो कहते हैं अपना होल वर्किंग टाइम कंपनी को ना दे, ना कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने में किसी किस्म की इसकी इन्वॉल्वमेंट हो। पार्ट टाइम आ रहा है, सिर्फ कंपनी की बोर्ड का पार्ट है, बोर्ड की डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रहा है, इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है ये। फिर वो कहते हैं बेनिफिशियल ओनर ना हो कंपनी का।
यानी कि कंपनी का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ना बन रहा हो। ये बेनिफिशियल ओनर स्पेसिफाई नहीं किया उसने यहाँ पे कि कितने पे जाके हम कह सकते हैं बेनिफिशियल ओनर बन रहा है कंपनी का। तो हमारी जिंदगी आसान है। कंपनी का, इसकी एसोसिएटेड कंपनीज का किसी का भी बेनिफिशियल ओनर ना हो और किसी किस्म की रेम्यूनरेशन ना ले रहा हो कंपनी से एक्सेप्ट मीटिंग फी। मीटिंग फी के अलावा किसी किस्म की रेम्यूनरेशन ना ड्रॉ कर रहा हो जनाब कंपनी से, अगर इन शराइत पे पूरा उतरेगा तो हम कहेंगे ये नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर है। अब आप देखें, नॉन एग्जेक्टिव के लिए उसने सिर्फ यही क्राइटेरिया रखा है, लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए कितना सख्त क्राइटेरिया हम पढ़ के आए थे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब कोई बन जाता है तो वो इन तमाम शराइत पे ऑटोमेटिकली पूरा उतर आता है जब वो इंडिपेंडेंट की शराइत को पूरा कर देगा। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल ऑलवेज बी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। लेकिन नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है जी? अच्छा जी। सेक्शन 182 लोन टू डायरेक्टर के बारे में बात करता है। अब ये सेक्शन हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसने आई कैप ने एक बड़ा खूबसूरत किस्म का मिक्स करके क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया, कल मैंने ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए थे, सीसीजी से रेलिवेंट थे, वो आप लोगों ने देखे? वो क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, ये वीकेंड आपके पास होगा। जी मैं आपको करवा देता हूँ ग्रुप में ऐड। अपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, नंबर आपका आ जाएगा, वहां से मैं ऐड करवा दूंगा। तो वो क्वेश्चन आपने लाजमी इस हफ्ते में कर लेने हैं, सीसीजी वाला टॉपिक आपका अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। मैं आपको उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चन एक आधा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा आप पास पेपर का क्वेश्चन भी घर बैठ के कर सकते हैं। सीसीजी हर अटेम्प्ट में अपीयर होने वाला टॉपिक है जी। अच्छा जी, अब लोन टू डायरेक्टर की बात हो रही है। मैंने कल एक जगह पे रेफरेंस आया था इसका कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर लोन ले लेता है तो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 182 तो उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी। अब वो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या सेक्शन 182 की? वो कहते हैं जनाब कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी डायरेक्टर को, अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को या इनमें से किसी के रिलेटिव को। इनमें से किसी को कंपनी लोन नहीं देगी। और लोन तक बात नहीं रखी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, सोची, उन्होंने कहा लोन नहीं देगी कंपनी। डायरेक्टर ने भी कहा ठीक है लोन नहीं देती कंपनी, आप ऐसा करें मुझे लोन ना दें, लोन मैं बैंक से ले लेता हूं, आप बैंक को गारंटी दे दें मेरे बिहाफ पे, मेरा मसला हल हो जाएगा, मुझे जो पैसे चाहिए मुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने लोन के साथ गारंटी को भी रोक दिया कि आपने दूसरे तरीके से भी फैसिलिटेट नहीं करना है उसको। तो कंपनी ना लोन देगी डायरेक्टर को, ना कोई गारंटी देगी, ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जो लोन लिया जा रहा है इस डायरेक्टर की तरफ से या इसके किसी रिलेटिव की तरफ से। और डायरेक्टर में अब आपने यहाँ पे देखना प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जाके ये रिलेटिव जो टर्म यूज करता है ना, इसको वो यूज करना शुरू कर देता है। सिनेरियो सारे का सारा इस पे स्टैंड कर रहा होता है कि जनाब डायरेक्टर का फलां रिलेटिव है, उसने कंपनी से लोन मांगा है, लोन देना है, क्या दे सकती है कंपनी? अगर दे सकती है तो कैसे दे सकती है, क्या रिक्वायरमेंट सेक्शन 182 की अप्लाई होंगी, ये आपको वहां देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप याद रखें किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं देगी और अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं देगी और इनमें से किसी के रिलेटिव को भी लोन नहीं देगी। कल को अगर आपसे पूछे सब्सिडरी के डायरेक्टर को लोन देना है तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है। पहला लोन नहीं देगी, फिर गारंटी और सिक्योरिटी भी नहीं दे सकती कि लोन के यहाँ से ले लो, गारंटी या सिक्योरिटी हम दे देते हैं, नहीं देगी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन लॉ में जहां पे वो लिखता है प्रोविजन, वहां पे एक्सेप्शन देता है, वो कहता है अनलेस द ट्रांजेक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी लोन अगर देना चाहती है अपने डायरेक्टर को तो मेंबर से अप्रूवल ले ले। अगर मेंबर्स अप्रूव कर देते हैं जनरल मीटिंग के अंदर तो आप अपना लोन या सिक्योरिटी या गारंटी जो भी देना चाहते हैं उस डायरेक्टर को वो दे सकते हैं। तो मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर आप डायरेक्टर को लोन नहीं देंगे, ना डायरेक्टर लोन लेगा। अगर वो लोन लेता है तो सजा निकल पड़ी थी कि एक तो उसकी डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी, बाकी की सजाएं वो भी यहाँ पे बता रहा है। और हमेशा की तरह जहां पे रिलेटिव आया वहां पे उसने साथ ही बता दिया कि इस सेक्शन में रिलेटिव का मतलब क्या है कि स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन इसमें शामिल है। यहाँ पे देखिए सबसे लिमिटेड जो रिलेटिव की डेफिनेशन होती है वो उसने शामिल की है 182, इसको बढ़ाया नहीं है उसने। फिर वो कहता है जिस कंपनी का काम ही लोन लेने देने का हो, अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन ले दे रही हो, उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है उसने कोई लोन देना है अपने किसी डायरेक्टर को तो उनको मेंबर से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग कंपनी का तो काम ही लोन लेने देने का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर उन्होंने लोन देना। फिर वो कहते हैं अगर कोई बंदा इस सेक्शन को पढ़ने के बावजूद खिलाफ वर्जी करता है, इसकी कॉन्ट्रावेंशन करता है, इसके अगेंस्ट जाता है, तो क्या करेंगे? जिसको लोन दिया जा रहा है वो और जो लोग इसको लोन अप्रूव कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी कि उसके साथ साथी जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, वो उनको पेनल्टी होगी। पेनल्टी कितनी होगी? 1 मिलियन रुपीज तक की पेनल्टी हो सकती है और बड़े घर भी जाना पड़ सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है जो 1 साल तक के लिए हो सकती है, मैक्सिमम के 1 साल तक उसको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, प्लस 1 मिलियन फाइन होगा। और जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो तमाम पार्टीज कंपनी को उसका लोन वापस करेंगी विद मार्कअप, और वो मार्कअप कंपनी की बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कि कल को ये डायरेक्टर साहब ने कहा मुझे सिक्योरिटी दे दें, गारंटी दे दें, कंपनी ने सिक्योरिटी या गारंटी दे दी, डायरेक्टर ने लोन लिया, अब वो पे नहीं कर पा रहे उस बॉडी को जिससे उन्होंने लोन लिया था, कंपनी को वो गारंटी कैश करवानी पड़ी या वो सिक्योरिटी देनी पड़ी जो डायरेक्टर के लोन के लिए इन्होंने दी थी मेंबर से अप्रूवल लिए बगैर। तो अगर इस तरह का कोई काम हो गया तो ये लोन जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग कंपनी का ये लॉस पूरा करेंगे विद मार्कअप। मार्कअप का रेट उसने बता दिया कि कंपनी की बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। एंड पे आके आखिरी सब सेक्शन में उसने बात की है छोटी सी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। वो कहता है ये जो सब सेक्शन 1 है ना आपका, जिसमें उसने रिस्ट्रिक्शन बताई है मेंबर से अप्रूवल वाली,
वो कहता है ये आपका अप्लाई होगा उन ट्रांजेक्शन पे भी रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट्स विच वाज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन द नेचर ऑफ अ लोन और एडवांस। हुआ क्या, डायरेक्टर साहब को लोन चाहिए था, वो कंपनी के पास आए, कंपनी से लोन मांगा उन्होंने। कहते लोन के लिए तो हमें मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी सेक्शन 182 के तहत, मेंबर से जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। आप ऐसा करें, कंपनी प्रोडक्ट्स ऐसी बना रही है जो मतलब हाईली लिक्विड है, लिक्विड का मतलब कि फौरी सेल हो सकती है मार्केट में। वो कहते हैं हमारी इन्वेंट्री में से इसको चीजें दे दें उठा के, आप इन्वेंट्री में से ये चीजें ले जाएं, ये हमारी ट्रांजेक्शन नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो जाएगी, लोन के जुमरे में नहीं आए। आप मार्केट में जाके सेल कर दें, हमारे किसी कस्टमर को देके पैसे ले लें, आपके लोन की जरूरत पूरी हो जाएगी। एंड पे आकर उन्होंने कहा नहीं, जो बुक डेट्स की फॉर्म में आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई है इस तरह की, उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, जिसके पीछे मकसद ही आपका लोन देना है, तो उसके ऊपर भी एज इट इज ये ट्रांजेक्शन आपकी अपना रिक्वायरमेंट उस ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लाई होगी। फॉलो किए बात आपने? तो सिर्फ लोन या गारंटी पे नहीं, अगर कोई आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से लोन दे रहे हैं, जो बुक डेट्स की फॉर्म में कोई ट्रांजेक्शन आप कर देते हैं, डायरेक्टर को जिस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कर देते हैं, उसका मकसद पीछे लोन ही था, तो उसका अप्रूवल भी आप अपने मेंबर से जाके लेंगे। सेक्शन 183 फॉर्मली हमें आके बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स के बारे में, कि बीओडी की पावर्स क्या है। वैसे तो हमें आइडिया है कि बीओडी के पास ही सारी पावर्स होती हैं, बीओडी ने कंपनी को मैनेज करना होता है, सारी डिसीजन मेकिंग बीओडी की होती है, लेकिन ऑब्वियसली इनकी भी एक खास लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर बीओडी के भी पर चलते हैं, फिर इन्हें जाना पड़ता है मेंबर्स के पास। तो पहले पैराग्राफ को उसने कान को उल्टे तरीके से पकड़ के हमें एक्सप्लेन किया है। वो कहता है जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तमाम वो पावर्स होती हैं जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ में या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि वो मेंबर्स ही एक्सरसाइज करें। अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है लॉ के तहत, या आप कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है, या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि ये काम कंपनी के मेंबर्स के अप्रूवल से ही होंगे, तो फिर उसके लिए कंपनी के मेंबर्स का अप्रूवल आप लेंगे जाके, उसके लिए फिर बोर्ड की पावर्स काफी नहीं है। अगर किसी को इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, तो वो तमाम बाकी जो पावर्स हैं रिस्ट्रिक्शन के बगैर, वो डायरेक्टर्स की पावर्स हैं, डायरेक्टर्स उन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। नीचे आके उसने फिर एक्सप्लेन भी कर दिया कि कौन सी पावर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसमें कौन सी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो कहता है ये पावर्स हैं जो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ने करनी है, और हमेशा याद रखें डायरेक्टर्स ने जो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी होती है वो बीओडी की मीटिंग में होती है। अकेला डायरेक्टर कोई भी कुछ नहीं होता है, जो बीओडी होता है एज इट इज ओवरऑल इसको हम देखते होते हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास होगा उस बीओडी में जाके होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड होता है, डायरेक्टर कुछ नहीं होता, बोर्ड होता है पूरा, जिसमें तमाम लोग बैठे होते हैं, वहां पे रेजोल्यूशन के थ्रू करते हैं कि जिस तरफ मेजोरिटी होती है उस डिसीजन के हाँ या ना में वो डिसीजन आपका एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। कौन सी पावर्स है जी? टू इशू शेयर्स, कंपनी के शेयर्स अगर इशू करने हैं तो डायरेक्टर्स की पावर्स है। हम देखेंगे आगे जाके बड़ी डिटेल में, हमने शेयर्स वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं कि डायरेक्टर्स की पावर्स किस हद तक है। कोई डिबेंचर इशू करने हैं या कोई रिडीमेबल कैपिटल आपने इशू करना है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इशू करने हैं, डायरेक्टर्स की पावर है। डिबेंचर इशू करने के अलावा अगर कोई पैसे आपने कहीं से उधार पकड़ने हैं, कंपनी ने कोई लोन लेना है, तो डायरेक्टर्स की पावर है। कंपनी के फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ये भी डायरेक्टर्स की पावर्स है। कोई लोन आपने देना है, टू मेक द लोन, ये भी डायरेक्टर की पावर है, लेकिन इस लोन में डायरेक्टर का लोन शामिल नहीं है। वो सेक्शन 182 ने देखिए आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि मेंबर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उसका जाके। फिर वो कहते हैं जनाब किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करना है आपने, या कोई फर्म जिसमें ये डायरेक्टर पार्टनर है, या कोई प्राइवेट कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर हमारा मेंबर है, उसके साथ अगर कंपनी ने कोई सेल परचेज का एग्रीमेंट करना है, डायरेक्टर के साथ करना है, या किसी ऐसी फर्म में जिसमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर है उस फर्म के साथ करना है, या प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा ये डायरेक्टर मेंबर है उस प्राइवेट कंपनी के साथ कोई सेल परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स का आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपने जो ऑथोराइज करना है डायरेक्टर को, या उस फर्म को, या उस प्राइवेट कंपनी को, ये पावर आपके डायरेक्टर्स के पास है, जिसमें आपके डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो उस ट्रांजेक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना होता है जी डायरेक्टर्स ने, बोनस देना होता है इंप्लॉइज को इन्हीं डायरेक्टर्स ने। नेक्स्ट वो कहता है टू इंकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपेक्स करना होता है कंपनी में किसी सिंगल आइटम पे, या उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है कोई फिक्स एसेट को, वो भी डायरेक्टर्स की पावर है। लिमिट्स को कहता है में भी स्पेसिफाई कर दी जाएंगी कि इस खास लिमिट से ऊपर आपको मेंबर से अप्रूवल चाहिए, यहाँ तक आपका जो अप्रूवल है वो डायरेक्टर के पास है, या यहाँ तक जो अप्रूवल है उसको बीओडी के पास आने की भी जरूरत नहीं है, वो कंपनी के जो नीचे मैनेजमेंट है, जो सीएफओ रहते हैं, वहां तक ही चल जाएगा। डायरेक्टर के पास किन पावर से किस लेवल पे आने की जरूरत है, किस किस लिमिट से क्रॉस करेगा, वो आप डिफाइन कर देंगे। आगे उसने कहा है कि जो ऊपर बात की है ना, टू बोरो फंड्स या टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी, उसकी एक्सप्लेनेशन उसने जो उसका प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है, वो नीचे जाके दी है। वो कहते हैं बैंकिंग कंपनी अगर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिपॉजिट ऑफ मनी ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से कोई लोन ले रहे हैं, या बैंकिंग कंपनी अपने पैसे किसी और बैंक के किसी अकाउंट में रख रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को लोन दे रहे हैं। ये बैंकिंग कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि उन्होंने पैसे का लेन देन करना है, तो उसके लिए आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए बीओडी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बाकी कंपनीज के केस में है कि अगर कोई इन्होंने लोन लेना है या लोन किसी को देना है तो बीओडी से जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट वो कहता है जनाब कोई लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं किसी एक खास अमाउंट से ज्यादा, तो बोर्ड के पास आएंगे। इंटरम डिविडेंड जो डिक्लेयर करना है, ये बोर्ड की पावर है। इंटरम डिविडेंड, डिविडेंड वाले पोर्शन में हम जाके पढ़ेंगे डिविडेंड के बारे में कि फाइनल डिविडेंड के केस में किसकी पावर होती है, और इंटरम डिविडेंड के केस में किसकी पावर होती है। तो इंटरम डिविडेंड को हमने यहाँ बताया, डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड, ये पावर है आपके डायरेक्टर्स की। फिर वो कहता है अगर कोई आपने राइट ऑफ करना है अपनी बैलेंस शीट में से कुछ आइटम्स, तो उसमें अगर कोई अमाउंट मटीरियल है, छोटी मोटी अमाउंट है, तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर मटीरियल अमाउंट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए, तो बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, एडवांस या रिसीवेबल है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करनी है आपने,
तो इसका डिसीजन भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेना है। फिर वो कहते हैं अगर कोई लीगल केस चल रहा था कंपनी के अगेंस्ट, या कंपनी ने किसी के अगेंस्ट कोई लीगल केस किया था, उस लीगल केस में आपने कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई सेटलमेंट्स जो करनी होती है, जिसमें कंपनी को ऑब्वियसली अपना कोई पोर्शन छोड़ना पड़ता है, अगर इस तरह की कोई डील हो रही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही है, जिसमें वो कहते हैं कुछ आप एग्री हो, कुछ चीजों पे हम एग्री होते हैं, हम बार बार इसको डील करते हैं, क्या कोर्ट में आप भी धक्के खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो उस पार्टी के साथ अगर इस तरह की डील हो रही है तो उसका अप्रूवल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से दिया जाएगा। अगर नजर आ रहा है कि कंपनी को कुछ ना कुछ अपने हटना पड़ेगा मौकफ से, और कोई चीजें हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है आपने, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लेना है किसी और कंपनी में, यानी कि मेजर शेयर होल्डर आपने उनका बनना है। ये सब्सटेंशियल स्टेक क्या होता है कंपनी में, कंट्रोलिंग स्टेक क्या होता है, लिस्टेड के केस में तो एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टेक ओवर का। बाकी कंपनीज के केस में अगर आपकी कोई सब्सिडरी बन रही होती है, या टेक ओवर या मेजर पोर्शन आप उसकी शेयर होल्डिंग का ले रहे होते हैं, तो डायरेक्टर्स इसका फैसला करते हैं। सारी कहानी सुनाने के बाद हमेशा की तरह एंड पे आगे वो कहता है एनी अदर मैटर विच में बी स्पेसिफाइड, इसके अलावा भी मतलब जो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब देखिए आपको याद होगा, हमने जब सीसीजी पढ़ा था दूसरे लेक्चर में, तो वहां पे इससे भी ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बताई थी, जो स्कोप उन्होंने बताया था आपके डायरेक्टर्स ने क्या क्या देखना है। तो इसी तरह की बातें होती हैं जिसपे वो कहता होता है मे बी स्पेसिफाइड, और फिर स्पेसिफाई कर देता होता है जाके रेलिवेंट लॉ के अंदर। क्लियर है जी? भाई साहब सो तो नहीं गए हैं? अच्छा जी। अब कुछ पावर्स ऐसी आ रही हैं तो वो बोर्ड की पावर्स ही, लेकिन उसके लिए वो कहता है मेंबर से आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, एग्जीक्यूट आप नहीं करना है, लेकिन मेंबर से एक दफा जाके पूछें। वो कहते हैं बोर्ड जो है कंपनी का, एक्सेप्ट शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग, स्पेसिफिक अप्रूवल ले लें, या बाय द वे ऑफ ऑथराइजेशन, यानी कि आप कोई जनरल अथॉरिटी ले लें उनसे। ये काम अगर आपने करने हैं ना, जो नीचे आपको बताने लगे हैं, आपको पहले मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक अप्रूवल ले लें, यानी कि केस उनके सामने रखें और केस का अप्रूवल दें, और बीओडी उसको एग्जीक्यूट करे, या मेंबर से एक जनरल अप्रूवल ले लेंगे, मेंबर्स लिख के दे दें कि ये पावर्स हमारी सारे बोर्ड ने इस्तेमाल करनी है, हम ये अथॉरिटी अपने बोर्ड को दे रहे हैं। क्या पावर्स हैं जी? वो कहता है आपने सेल करना है, लीज पे देना है, या डिस्पोज ऑफ करना है, अंडरटेकिंग या साइजेबल पार्ट देयर ऑफ। अंडरटेकिंग की टर्म वो यूज करता होता है, एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है, जिसके अंदर कंपनी भी आ जाती है, पार्टनरशिप फर्म्स भी आ जाती हैं, सोल प्रोप्राइटर भी आ जाता है, जितने अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। यानी कि कंपनी ने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी का अपना कोई सेगमेंट है, उसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको कंपनी ने अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो कंपनी को अपने मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनलेस कि कंपनी का मेन बिजनेस ही ये सेलिंग या लीजिंग का हो, कैसे रिक्वायर करके उसको लीज पे देना है। अगर ये है तो फिर आपको मेंबर से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मेंबर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप कोई अंडरटेकिंग या साइजेबल पार्ट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब सवाल आता है अंडरटेकिंग क्या है और साइजेबल पार्ट क्या है, उसने हमारी आसानी के लिए उसने एक्सप्लेन कर दिया। वो कहता है अंडरटेकिंग का मतलब क्या है। वो कहता है कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी स्पेसिफिक कंपनी, किसी पार्टनरशिप फर्म, किसी बिजनेस के अंदर आपने की है, जो एक्सीड कर रही है 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ से, आपकी कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है उसकी बात हो रही है, उसकी नेट वर्थ के 20% से ज्यादा की अमाउंट बन रही है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। आप सवाल आएगा नेटवर्थ कहां से उठाएं। वो कहता है जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके अवेलेबल है ना, पिछले जो साल आपका गुजरा है, वहां से लें जो नेटवर्थ कंपनी की, उस नेटवर्थ का 20% से ज्यादा आपने उस स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर, स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ रहा है। या वो ऐसा बिजनेस है, वो ऐसा सेगमेंट है जो 20% कंपनी की टोटल इनकम का जनरेट कर रहा है, जो पिछले साल आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गुजरा है, उसकी टोटल जो इनकम थी उसका 20% उस स्पेसिफिक सेगमेंट या बिजनेस से आया है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये अंडरटेकिंग इस डेफिनेशन में आ गई है, इसको अगर आप डिस्पोज ऑफ करने जाएंगे तो आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर वो कहता है साइजेबल पार्ट का मतलब क्या है, कि अलग से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि किसी इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, किसी कंपनी या किसी पार्टनरशिप फर्म में आपने की, आपकी ही अपने ही एसेट्स आपने बेचने हैं। तो साइजेबल पार्ट क्या होगा, एसेट्स को कैसे डिफाइन होगा कि ये साइजेबल पार्ट आप सेल करने लगे हैं। तो कहते हैं अगर ये आपके 25% या उससे ज्यादा के हैं ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल एसेट्स की वैल्यू आ रही है, उसके 25% या उससे ज्यादा वैल्यू है इन एसेट्स की जो आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये साइजेबल पार्ट है। और इस साइजेबल पार्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या रखी है, कि आप अपने मेंबर से अप्रूवल लें, अथॉरिटी लें, उसके बाद आपका बीओडी पावर एक्सरसाइज करेगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट वो कहते हैं अगर कंपनी की कोई सब्सिडी आपने डिस्पोज ऑफ करनी है, उसको सेल करना है, तो भी आपको मेंबर से अप्रूवल लेके ही ये पावर अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखें सेक्शन 182 का एक रेफरेंस दे रहा है, इसको पढ़ने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर उन्होंने इनिशियल लोन देने के लिए रिक्वायरमेंट रखी है कि आप अगर डायरेक्टर को लोन देना चाहते हैं तो मेंबर से आके अप्रूवल लें, आप लोन दे देते हैं डायरेक्टर को मेंबर से अप्रूवल लेके, अब कल को अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करनी होगी तो क्या मेंबर से पूछे बगैर आप कर सकते हैं? क्या ख्याल है? जिस चीज का इनिशियल अप्रूवल ही मेंबर्स ने देना है, उसमें अगर कल को कोई चेंज आएगा तो उसके अप्रूवल के लिए भी तो मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। तो यही बात वो कर रहा है कि सेक्शन 182 के तहत अगर आपने लोन दिया था किसी डायरेक्टर को, उसको कोई रिलैक्सेशन आपने देनी है, कोई टाइम बढ़ाना है, उसको कोई रिलीफ देना है, तो उसके लिए भी आपको मेंबर से एक दफा इजाजत लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब उन्होंने साइजेबल पार्ट और अंडरटेकिंग की बात तो कर दी कि डिस्पोज ऑफ करना है तो मेंबर से अप्रूवल लें। वो कहता है अगर ये कंपनी जो अपना अंडरटेकिंग या साइजेबल पार्ट को डिस्पोज ऑफ करने जा रही है, ये लिस्टेड कंपनी है, उस केस में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी आ गई।
वो कहते हैं ये कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है और ये साइजेबल पार्ट की अंडरटेकिंग डिस्पोज ऑफ करने से ये खदशा है कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस इस हद तक इफेक्ट होंगे कि कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ भी जा सकती है, तो उस केस में तब तक मेंबर से आप अप्रूवल नहीं ले सकते जब तक आप कोई अल्टरनेट बिजनेस प्लान नहीं दे देते। लेट्स अज्यूम एक टेक्सटाइल की कंपनी थी, उसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का था। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो मशीनें थी वो ओल्ड पुरानी टेक्नोलॉजी की थी। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें ना कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है, हम अपने ऑपरेशंस को जदीद करना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लाना चाहते हैं। अब यूनिट तो आपका वही है, वहां आपने मशीनरी करनी है, आपने डिसाइड किया सारा प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोज ऑफ करेंगे, फिर हम नया प्लांट एंड मशीनरी लेके आएंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब पता चले कि आप इधर से प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोज ऑफ करें, आपके पास ना इतने फंड्स हो ना आपके सोर्सेज हों कि आप नई टेक्नोलॉजी के प्लांट एंड मशीनरी लाके इंस्टॉल करके अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें, या इसके ऊपर अगर 6 महीने साल लगना है तो उस दौरान आप सर्वाइव ही ना कर सकें, तो क्या होगा फिर? अल्टीमेटली कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। इस तरह का कोई केस हो सकता है ना। तो इस तरह के केस में उन्होंने कहा है अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो इनको पहले को अल्टरनेट बिजनेस प्लान देना पड़ेगा कि ये हमारा प्लान है और वो वायबल भी हो। ठीक है ना, सिर्फ कोई ख्वाब नहीं दिखाने हैं, वायबल अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए जो काबिल अमल भी हो। अगर ये देंगे तो फिर आप मेंबर से अप्रूवल लेंगे और फिर इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे। फिर वो कहता है ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है ना, ये अगर 1 साल के अंदर अंदर मेंबर से जो आपने अप्रूवल लिया है 1 साल के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते तो ये लैप्स कर जाएगा, ये जाया हो जाएगी जो मेंबर से आप अप्रूवल ले रहे हैं। तो ये अप्रूवल जो मेंबर से ली होती है 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। अब जहां पे जाके स्पेसिफिक बात आती है वो याद रखनी है आपने। जैसे यहाँ पे 1 साल वाली बात आई है, याद रखनी है। ऊपर लिस्टेड कंपनी वाली ये बात की है, याद रखनी है। ऊपर उसने जो 20% एंड 25% वाली बातें की हैं ये आपने याद रखनी है। इसके ऊपर कोई सिनेरियो बना के या किसी क्वेश्चन में कोई छोटा मोटा पॉइंट डाल के आपसे टेस्ट कर सकता है। तो इस तरह की चीजों को आपने कोशिश करनी है आप याद रखें और आपको दोबारा से जाके बुक खोल के देखना ना पड़े। एंड पे आके वो पेनल्टी बताता होता है। सेक्शन 184 छोटी सी बात करता है, वो कहता है जनाब कंपनीज के ऊपर पाबंदी है कि इन्होंने किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना किसी पॉलिटिकल पार्टी। कंपनीज एक्ट ने एक्सप्लिसिटली रोक दिया है कि कंपनी कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी, कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स नहीं देगी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने एसेट्स यूज करने नहीं देगी। एक्सप्लिसिटली रोक दिया है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो हर पॉलिटिकल पार्टी पीछे अपनी को प्राइवेट को पब्लिक कंपनी बना के वहां से पैसा ला रहे होते, इनको फंड्स की जरूरत ही ना होती। तो रोक दिया उन्होंने कि कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ना कोई फंड देंगी ना अपने एसेट्स यूटिलाइज करने देंगी किसी पॉलिटिकल पर्पज के लिए। और अगर आप करेंगे तो सजा होगी आपको, जो सबसेक्शन बी के अंदर आपको बता रहा है आगे 2B के अंदर। क्लियर है जी। एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में, आप में से अगर किसी को आइडिया हो, कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर थी, वो उनका कोई जहाज यूज करता होता था और वो जहाज कंपनी की मालियत था। और ये स्कैंडल इतना बड़ा बन रहा था कि अभी मीडिया में खबर आई है कंपनी को अपने अकाउंट्स में से वो जहाज को राइट ऑफ करना पड़ गया था, ताकि कल को कंपनी के ऊपर कोई बात ना आए कि आपका ये एसेट फलां जगह पे यूज हो रहा है। तो इतना ये सीरियस मामला बन सकता होता है कि कोई एसेट आपका कोई पॉलिटिकल फिगर यूज कर रही है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब रिस्ट्रिक्शन है, कंपनी कोई गिफ्ट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने मेंबर्स में। ये ना हो कि कंपनी टेक्सटाइल की है, बेडशीट्स बनाती है, और जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग है इन्होंने मेंबर्स को कह दिया जनाब हम आप तमाम लोगों को बेडशीट्स देंगे, उधर मीटिंग हो रही है, उधर बेडशीट का ट्रक आगे लगा हुआ है, जाते हुए हर बंदे में बांट रहे हैं। रोक दिया उन्होंने। वो कहते हैं कंपनी शैल नॉट डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट, किसी भी फॉर्म में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी इन्होंने अपने मेंबर्स में किसी भी मीटिंग के अंदर। क्लियर है जी। बिल्कुल आप मेरा ख्याल है नीम मुर्दा हालत में बैठे हैं। नहीं, मीटिंग के अलावा भी नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मीटिंग की बात कर दी है। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं हम हजरत चीफ एग्जेक्टिव वाले पोर्शन पे। कि चीफ एग्जेक्टिव साहब कौन होंगे, कहाँ से आ सकते हैं, कितने दिन में इन्होंने आना होता है, क्या काम करना होता है, कौन बन सकता है, इस तरह की कोई चंद बातें वो हमें इस पोर्शन में बता रहा है। मजे की बात यह है कि डायरेक्टर्स वाला पोर्शन जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा था, अगर वो आपको याद है तो उसके साथ ही आपने इसको लिंक करना है और चीजें याद हो जानी है। फर्स्ट डायरेक्टर्स, मुझे आप में से को बता सकता है कौन लोग थे और उनको किसने अपॉइंट किया था? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गिफ्ट देना वैसे ही हराम है भाई, उसको तो कहीं पे एक्सप्लिसिटली बात करने की जरूरत भी नहीं है। साथ साथ क्या ख्याल है आपका, क्या उनको रोकना पड़ेगा आगे कि किसी गवर्नमेंट वाले बंदे को आपने पैसे नहीं देने? तो उसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये रिश्वत के तौर पे आपने कुछ नहीं देना है। अच्छा जी, तो फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव को आप कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम थे उन्होंने अपॉइंट किया था, सॉरी फर्स्ट डायरेक्टर्स को। भाई जो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे थे ना, उन्होंने ही फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव का फैसला करना है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट में सब्सिक्वेंट के हिसाब से पढ़ते जाए चीजें। वो कहते हैं जो नेम है पहले चीफ एग्जेक्टिव का, इट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। और उसके जो पर्टिकुलर्स हैं, जिस तरह डायरेक्टर्स के आपने विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट करवाए थे, इसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने इनकॉर्पोरेशन के साथ जब आप बता रहे होते हैं वहां पे कि फला फला हमारे डायरेक्टर्स हैं, साथ ही आप ये भी बताते हैं चीफ एग्जेक्टिव कौन है। तो इसका फैसला भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम की तरफ से किया जाएगा। ये जो फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्टर्स ने कब तक ऑफिस होल्ड करना होता था? हाँ जी, ये भी याद है कि जो पहले डायरेक्टर आते थे कब रिटायर होते थे वो? फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव साहब भी तब तक रहेंगे। वो कहता है फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव अगर पहले रिजाइन नहीं कर जाता तो ऑफिस होल्ड करेगा अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगर कोई शॉर्टर पीरियड आपने फिक्स किया है सब्सक्राइबर्स ने उसको अपॉइंट करते हुए, तो ऑब्वियसली उस पीरियड के लिए उसकी अपॉइंटमेंट थी, तब उस टाइम पे रिटायर हो जाएगा।
अच्छा जी, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो नॉमिनेट कर सकती है पब्लिक सेक्टर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कहते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि कौन बंदा हो सकता है एलिजिबल, गवर्नमेंट कैसे कैसे उसको अपॉइंट करेगी। फर्स्ट का मामला खत्म हुआ तो अपॉइंटमेंट आ गई जनाब सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की। जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स थे हमारे, फर्स्ट डायरेक्टर्स आपके रिटायर हुए थे फर्स्ट एजीएम पे, और फर्स्ट एजीएम में आपने इलेक्शन करवाना था डायरेक्टर्स का। तो ये भी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एजीएम तक रिटायर हो गया, अब सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से आएगा? जैसे ही डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ, उन डायरेक्टर्स ने अपना ऑफिस संभाला, इन्होंने आके सबसे पहला काम चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट करनी होती है। वो कहते हैं इलेक्शन से 14 दिन के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, जो अंडर सेक्शन 159 हुए हैं, ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव आपने फिल करना होता है। या अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब रिजाइन कर गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनको आपने रिमूव कर दिया है, कैजुअल वैकेंसी सीट खाली हो गई, तो भी 14 दिन के अंदर अंदर आपने फिल करनी होती है। 14 दिन वाली आपने बात याद रखनी है चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में, कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन के 14 दिन के अंदर, 14 दिन बाद, यानी कि 14 डेज है आपके पास मैक्सिमम, विद इन 14 डेज आपने अपॉइंट करना होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। या अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है तो भी 14 दिन के अंदर अंदर आपने फिल करनी होती है। और ये जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आते हैं, ये 3 साल के लिए आते हैं। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स भी हमारे 3 साल के लिए थे, सब्सिक्वेंट सीईओ भी हमारा 3 साल के लिए आता है। तो सीईओ साहब जो है ना, इसका लिंक होता है बीओडी के साथ है, बीओडी के साथ इन्होंने रिटायर हो जाना है, और जब बीओडी नया आना, उन्होंने फिर नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। क्लियर है जी? और कैजुअल वैकेंसी अगर फिल किया है तो रिमेनिंग के टाइम जितना रहता था पिछले चीफ एग्जीक्यूटिव का, उस टाइम के लिए होंगे। जब आपके अगले इलेक्शन आ रहे हैं डायरेक्टर्स के, ये बंदा रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह पे नया बंदा अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टर्स की तरफ से। याद रखना है हमेशा, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड होता है, इसके कोई इलेक्शन सिलेक्शन नहीं होते, ये अपॉइंटेड होता है, और इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स की तरफ से होती है। क्लियर है जी? जब तक इस नया बंदा नहीं आ जाता, पुराना चीफ एग्जीक्यूटिव उसकी जगह पे काम कर रहा होता है, जैसे डायरेक्टर्स के केस में उन्होंने बताया था। फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट के पास पावर है चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट करने की किसी भी कंपनी का, जहां मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स नॉमिनेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो अमूमन पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर होता है। वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट का जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास होता है, बोर्ड के पास नहीं होता है। बाकी कंपनीज में बोर्ड ने अपॉइंट करना होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी में या जिसमें मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव भी गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करना होता है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगी जी उसकी? वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो चीफ एग्जीक्यूटिव की है ना, शेल बी डिटर्मिन्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड डिटर्मिन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिटर्मिन करना है, या कंपनी कर सकती है इन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज आर्टिकल्स। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जिसको ये पावर दी गई है, वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉइंट अपना डिटर्मिन करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंट करते हुए, कि मतलब सैलरी क्या होगी इसकी, क्या डिटेल्स हैं, क्या बेनिफिट्स देने हैं आपने। वो कहता है जनाब जो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर रही है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने डिटर्मिन करनी है, और बाकी कंपनीज के केस में बीओडी या मेंबर्स एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने सब सेक्शन 3 में की है। वो कहते हैं ये चीफ एग्जीक्यूटिव, हम ये नहीं कह रहे कि ये डायरेक्टर होना जरूरी है, ये कोई भी हो सकता है, आप बाहर से भी बंदा लाके चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं। अगर तो ये डायरेक्टर है तो बीओडी का पहले पार्ट होगा, लेकिन अगर ये डायरेक्टर नहीं है, इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद उसको डायरेक्टर ही समझा जाएगा। उसके तमाम राइट्स एंड प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज जो हैं उस चीफ एग्जीक्यूटिव की डायरेक्टर वाली होंगी, और वो बीओडी का पार्ट होगा। क्लियर है? ये बात वैसे मैंने कल आपको जब हम रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पढ़े थे वहां पे भी बताई थी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर बाहर से आ रहा है तो इसको आपने डायरेक्टर समझना है, बीओडी का पार्ट होगा, तमाम इसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस और तमाम लाइबिलिटीज इसकी डायरेक्टर वाली होंगी। अच्छा, वो कहता है जनाब जो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, वो कौन बंदा जो डायरेक्टर नहीं बन सकता? सेक्शन 153 में हमने पढ़ी थी एलिजिबिलिटीज डायरेक्टर बनने की, या सेक्शन 172 के अंदर आकर उसने डिस्क्वालिफिकेशन बताई थी, जिसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है टू बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर नहीं बन सकता वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। वो तमाम रिस्ट्रिक्शन जो सेक्शन 153 में, सॉरी इनएलिजिबिलिटी सेक्शन 153 में जो हम पढ़ के आए थे, वो तमाम अप्लाई होंगी चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी। लेकिन वहां पे एक जगह पे एक रिस्ट्रिक्शन उसने बताई थी, उसमें एक्सेप्शन में चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा था। कोई रिमाइंड करवा सकता है आप में से? 153 जब हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता, वहां पे उसने एक एक्सेप्शन हमें बताई थी, एक इनएलिजिबिलिटी के नीचे आ, कोई रिकॉल कर सकते हैं जी भाई साहब? खामोशी हो गई यार, मायूस तो ना करें। 153 में उसने कहा था जो बंदा कंपनी का मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। याद है? अब याद आया कुछ? और फिर उसकी एक्सेप्शन में उसने कहा था कि इस मेंबर वाली जो जो अपना पॉइंट है, इसकी एक्सेप्शन में उसने लिखा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव। अब चीजों को लिंक करना शुरू करें कि 153 की एलिजिबिलिटीज के अंदर एक्सेप्शन उसने दी थी, तो अब यहाँ पे सवाल आना चाहिए था कि सर बाहर से बंदा अगर ला रहे हैं उसको डायरेक्टर बना रहे हैं तो वो मेंबर नहीं है, तो कैसे बनेगा डायरेक्टर? फिर हम जाते हैं दोबारा सेक्शन 153 पे और देखते हैं कि उसने वहां पे एक्सेप्शन दी हुई है। अच्छा जी, रिमूव करना है अगर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, डायरेक्टर को जो रिमूव करना था वो तो एक लंबा चौड़ा काम था, कल हमने पढ़ा था, और बड़ी मेहनत करके आपको रिमूव करना पड़ता था रेजोल्यूशन पास करके। चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है बोर्ड की तरफ से भी और मेंबर्स की तरफ से भी। दो दो रास्ते हैं आपके पास। या बोर्ड अपना रेजोल्यूशन पास कर ले बीओडी की मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी के साथ, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग जितने आपके हैं उसकी 3/4 मेजोरिटी के साथ आप रेजोल्यूशन पास कर लें, बीओडी की रेजोल्यूशन पास करके रिमूव कर दें, या कंपनी के मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें, तो आप रिमूव कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को उसका ये जो टेन्योर है खत्म होने से पहले। वो कहता है इसके बावजूद कि अगर आपने अपने आर्टिकल्स या उस बंदे के साथ को एग्रीमेंट किया था कि आपको रिमूव नहीं किया जाएगा,
आपकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए कर रहे हैं, उससे पहले आपको रिमूव नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉ ने इजाजत दी आपको रिमूव करने की, आप एग्रीमेंट में लिख लें, आप अपने आर्टिकल्स में लिख लें, जहां मर्जी इस तरह की चीजें लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब भी इसको रिमूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, बीओडी की रेजोल्यूशन पास कर लें 3/4 मेजोरिटी से, या मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास कर लें 3/4 मेजोरिटी से, जिसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते होते हैं। क्लियर है जी? अच्छा, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है, वो कहता है गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी या आपको कोई बंदा जिसको ऑथोराइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये रिमूव कर सकते हैं चीफ एग्जेक्टिव को। अभी हम पढ़ के आए थे, गवर्नमेंट वहां पे अपॉइंट कर सकती है जिस जहां पे मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, वहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर सके। लेकिन रिमूवल के केस में जब हम आए हैं तो यहाँ पे उसने मेजोरिटी की बात नहीं की, उसने कहा मोर देन 75% वोटिंग राइट्स अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट चीफ एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकती है। अगर 75% से कम है तो रिमूव नहीं कर सकेगी, फिर वो उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा जो ऊपर बोर्ड का उन्होंने रेजोल्यूशन के बारे में बताया या मेंबर्स के रेजोल्यूशन की बात की है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट के पास अगर 75% वोटिंग पावर है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि गवर्नमेंट उसको रिमूव कर सके। अदरवाइज गवर्नमेंट उसको रिमूव नहीं, अपॉइंट कर लिया था आपने, देखिए सिंपल मेजोरिटी के ऊपर, लेकिन रिमूवल के लिए 75% पावर चाहिए। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। चीफ एग्जेक्टिव साहब को रोक दिया जी पब्लिक कंपनी के केस में। उसने किस चीज से रोका है? वो कहते हैं उसने किसी ऐसे बिजनेस में इंगेज नहीं होना जो कंपीट कर रहा हो कंपनी के बिजनेस के साथ या कंपनी की सब्सिडरी के बिजनेस के साथ। चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर कंपनी में सबसे स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन होता है, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन है ये, जिसके पास बेतहाशा पावर्स होती हैं, कंपनी के तमाम ऑपरेशंस को ये बंदा सुपरवाइज कर रहा होता है। तो इसको उन्होंने रोक दिया कि आप अगर पब्लिक कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव बने हुए हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसी सेम नेचर के बिजनेस में इंगेज नहीं होंगे जो डायरेक्टली कंपीट कर रहा है कंपनी के बिजनेस के साथ या कंपनी की सब्सिडरी के बिजनेस के साथ। क्लियर है जी? अगर टेक्सटाइल कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव बनना चाहते हैं तो आप अपना साथ को पर्सनल टेक्सटाइल का काम ना करें, शुगर के बनना चाहते हैं तो साथ अपना शुगर का काम ना आपने शुरू किया हो। कंपीटिंग बिजनेस आप नहीं कर सकते कंपनी का और कंपनी की सब्सिडरी का, दोनों में से किसी का भी कंपीटिंग बिजनेस अगर है तो आप नहीं कर सकते वो कंपीटिंग बिजनेस बीइंग द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ दैट पब्लिक कंपनी। अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने कंपनी को बता देना है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। क्लियर है जी? सेक्शन 192 में हम आए, आपको अगर याद हो तो ये सेक्शन हमने कवर किया था जब हम सीसीजी पढ़ रहे थे। चेयरमैन जो आपने अपॉइंट करना होता है लिस्टेड कंपनी के केस में, उसने कहा था चेयरमैन आपने अपॉइंट करना होता है। इसमें भी 14 दिन वाली बात उसने की थी। इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर आप अपॉइंट करेंगे और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में से एक होगा। सेकंड लेक्चर जो हमारा क्लास का था, यानी कि जब हमने सीसीजी पढ़ा था वहां पे हमने इसको कवर किया था। आगे पेनल्टी का एक सेक्शन बताया है कि चीफ एग्जेक्टिव वाले ये सेक्शन के अंदर अगर आप कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो क्या पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 194 आपको बताता है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, ये भी हमने कवर किया था सीसीजी जब हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद आपको याद हो बाद में मैंने आपको कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशंस बताई थी और उसके अंदर हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कंपनी सेक्रेटरी की। तो कहता है पब्लिक कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन होगी एज में बी स्पेसिफाइड। और वो एज में बी स्पेसिफाइड हमने पढ़ा था आपके जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स की रेगुलेशंस के अंदर। मुझे एग्जैक्ट रेगुलेशन याद नहीं है कि 14 थी या 17 थी, हमने क्लास के अंदर उसको डिस्कस किया था। नई चीज जो उसने बताई है सेक्शन 195 है, वो आपको बताता है जनाब लिस्टेड कंपनी का एक अदद शेयर रजिस्ट्रार भी होता है। तो कहते हैं लिस्टेड कंपनी का एक शेयर रजिस्ट्रार भी होगा और ये इंडिपेंडेंट बंदा होता है, इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना होता है। ये कोई अलग से एंटिटी होती है, जिस तरह कंपनी का ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है ना, कि बाहर से कोई एंटिटी उठा के आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, इसी तरह शेयर रजिस्ट्रार साहब भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इस बंदे का काम क्या होता है कि इसने कंपनी के तमाम जो शेयर्स के रजिस्ट्रेशन के मामला हैं उनको देखना होता है, शेयर्स के ट्रांसफर के मामला हैं उनको देखना होता है। तो कंपनी ये मामला खुद नहीं देख रही होती, ये हजरत शेयर रजिस्ट्रार साहब हैं जो सारे मामला देख रहे होते हैं। सेक्शन 196 एक बड़ा यूनिक किस्म का पॉइंट बताता है, कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर इन्होंने लगाई है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ सोल परचेज या सेल एजेंट। कंपनी अगर पाकिस्तान में काम कर रही है, रजिस्टर्ड है यहाँ पे और बिजनेस कर रही है, तो उनके ऊपर पाबंदी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने कोई एक सिंगल अपना कोई परचेज या सेल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर देना। आपको इजाजत लेनी पड़ेगी एससीसीपी से जाके इस तरह का काम करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कंपनी अगर पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, अगर वो बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कर रही है तो कमीशन की इजाजत के बगैर वो कोई सिंगल परचेज सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा अपॉइंट करें, कंपटीशन की इन्वायरमेंट पैदा करें तो वेल एंड गुड है। अगर सोल परचेज या सेल एजेंट आपने अपॉइंट करना है तो कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी, नहीं इजाजत ले रहे तो आपके ऊपर पाबंदी है कि कोई एक ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में आपने दे दिया, आप जान छुड़ा रहे हैं उसको सेल करके और आप मतलब खुद साइड पे हो गए। तो इस तरह की एक कोई सेल परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट एक बंदे को अपॉइंट नहीं करना। और दोबारा से बता रहा हूँ, कंपनी पाकिस्तान के अंदर या बाहर जहां भी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में जो बिजनेस कर रही है, अब वो दोबारा से बात करता है, वो कहता है ये उस सोल परचेज सेल एजेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है या छोटा मोटा बिजनेस है उनका, तो उस केस में वो कहता है वो सोल सेल परचेज एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। ये फॉरेन कंपनी को उन्होंने एक्सेप्शन दी है। लोकल कंपनीज के केस में आपको अप्रूवल लेना ही लेना है। फॉरेन कंपनीज के केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं, वो कंपनी जिसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है उनको एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी इस तरह की अपॉइंटमेंट करते हुए। वो फॉरेन कंपनी जिसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान से बाहर है, यहाँ पे वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके ऑपरेशन है, उस केस में वो अपॉइंट कर सकते हैं, उन्हें एससीसीपी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। सब सेक्शन 2 में जाके वो उसकी हमें कुछ पेनल्टी बताता है कि कॉन्ट्रावेंशन अगर आप कर रहे हैं तो पेनल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है जी यहाँ तक?
अच्छा जी, छोटा सा मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लें। आप लोग भी नींद में हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, और मेरे भी गले को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो कोई 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके स्टार्ट करते हैं।
जी जनाब, अवेलेबल है। भाई साहब, सब लोग ही ब्रेक पे चले गए हैं। अच्छा जी। सेक्शन 197 आपको रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में बताता है। एक दफा रीडिंग वाला सेक्शन है, कोई बहुत मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर रखना है जिसमें डायरेक्टर ऑफिसर्स की डिटेल होगी, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, सीईओ है, आपका कंपनी सेक्रेटरी है, सीएफओ है, ऑडिटर है, लीगल एडवाइजर है, इनकी डिटेल आप अपने रखेंगे। हर बंदा जिसकी अपॉइंटमेंट होती है या कोई चेंज आता है उसके पर्टिकुलर्स में 10 दिन के अंदर अंदर उसने ये इन्फॉर्मेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज उसने ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी होती है। और कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट की ये इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में शामिल करनी होती है और एक रिटर्न इन्होंने फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार को। आप अगर कंपनीज में गए हो, आपने ऑडिट किया हो, तो आपने देखा होगा फॉर्म 29 एक कंपनी फाइल करती होती है। उस फॉर्म 29 में ऑफिसर्स के बारे में और कंपनी के ऑडिटर, लीगल एडवाइजर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल होती है। तो फॉर्म 29 आपने जो फाइल करना होता है विद इन 15 डेज करना होता है इन केस ऑफ एनी चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ योर ऑफिसर्स, जो इसके अंदर आप डिटेल बता रहे होते हैं। आगे उसने कुछ चीजें बताई हैं कि अगर किसी बंदे का नाम शामिल होना चाहिए और नहीं है तो उसके पास क्या रास्ता है। वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट कह सकती है कि इसका नाम उस रजिस्टर में शामिल किया जाए। और अगर किसी का नाम गलत इस रजिस्टर के अंदर शामिल किया है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो भी कोर्ट में जा सकता है। और लोगों को सजा हो सकती है इस चीज के ऊपर, अगर वो किसी का नाम गलती से शामिल कर रहे हैं या जानबूझ के शामिल कर रहे हैं या जानबूझ के स्किप कर रहे हैं, तो उसकी क्या सजा हो सकती है। इंस्पेक्शन का राइट किसका है, वो कहते हैं 197 के तहत जो आपने रजिस्टर मेंटेन रखा हुआ की अपना कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आपने बनाया हुआ है, उसको कौन बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है आगे, वो उसके बारे में सेक्शन 198 आपको बता रहा है। ये भी एक दफा रीडिंग वाला सेक्शन है, कोई टेक्निकल बात इसके अंदर नहीं है, इसको आपने पढ़ना है कि एक सर्टेन स्पेसिफिक फी उन्होंने कहते हैं बता देंगे, आप मेंबर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या कोई और बंदा अगर करना चाहता है तो उसके लिए कोई फी फिक्स कर दी जाएगी। और जब उसने इस तरह की डिटेल लेनी है तो ये इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा कि नाम पता क्या है और पर्पस क्या है इंस्पेक्शन का, क्यों वो इंस्पेक्ट करना चाह रहा है कंपनी का ये रजिस्टर, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने बनानी है या कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको इस रजिस्टर में से चाहिए। अगर कंपनी नहीं दिखाएगी तो कितनी पेनल्टी कंपनी को पे करनी पड़ सकती है। सेक्शन 199 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता है, जो एसोसिएटेड कंपनी के अंदर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सेक्शन 199 के साथ ही इसकी रेलिवेंट रेगुलेशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की रेगुलेशंस हैं इसके साथ ही हैं। तो सेक्शन 199 को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम स्किप कर रहे हैं, ये अलग से हमने टॉपिक पढ़ना है 199 प्लस इसकी रेगुलेशंस। तो आने वाले दिनों में हम इसको अलग से पढ़ेंगे, नोट कर लेंगे। सेक्शन 199 को हम यहाँ पे अभी स्किप कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला। अच्छा जी, सेक्शन 200 एक बात करता है छोटी सी, मेरा ख्याल है कैफ लेवल पे हमने पढ़ी थी, है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में, लेकिन इसके साथ कोई रेगुलेशन एक्स्ट्रा नहीं है। बात क्या करता है, वो कहता है इन्वेस्टमेंट जितनी भी कंपनी ने करनी है ना, ये अपने नाम पे रखनी है। वैसे तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कहीं पे करनी होती है, कोई शेयर कहीं पे खरीदने हैं, किसी के पैसे का लेन देन अपने नाम पे करना, कोई बेनामी इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं होती। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो कहते हैं जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने बिहाफ पे की है अपने नाम पे रखे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसकी। कंपनी की अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है, अब कंपनी की इन्वेस्टमेंट ही है, उसके सारे शेयर्स कंपनी ने खरीदे हुए हैं, तो ये जो होली ओन सब्सिडरी है उसमें कंपनी कुछ शेयर्स अपने किसी नॉमिनी के नाम पे, एक या एक से ज्यादा नॉमिनीज के नाम पे रख सकती है, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि नंबर ऑफ मेंबर जो सब्सिडरी कंपनी के है ना वो मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट से कम ना हो। आपको पता है पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम आपको सॉरी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट उसने आपको बताई है, मैक्सिमम उसने 50 बताए हैं और मिनिमम कहते हैं कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के केस में उसने कहा कम से कम 3 मेंबर आपके लाजमी होने चाहिए। अब लेट्स अज्यूम एक कंपनी है, उसने इन्वेस्टमेंट की है अपनी सब्सिडरी में, एक एक्वायर किया और होली ओन सब्सिडरी है। अगर वो होली ओन सब्सिडरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 100% शेयर आपके पास हो, तो उसके नंबर ऑफ मेंबर्स जो उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है 2 वाली, वो कैसे पूरी करेंगे आप। तो उस केस में उन्होंने ये एक्सेप्शन दी है कि इस तरह के मामले में आप अपने इन शेयर में से ही जो आपके नाम पे हैं, जो आपने खरीदे हैं, कोई एक आधा शेयर या जितने आप करना चाहते हैं किसी नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे करने के लिए, जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो पूरे करने के लिए आप कर सकते हैं। फॉलो किया जी बात आपने, ये सिनेरियो समझ आया कि एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी में अपने शेयर्स किसी और के नाम पे रख सकती है, उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे करने के लिए। शेयर इन्हीं के होंगे, होंगे किसी और के नाम, उसकी रीजन क्या है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूरे करने थे। फिर वो कहते हैं जनाब दूसरी एक्सेप्शन क्या है। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ के आए थे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के अगर मेंबर हो और उसके पास शेयर होल्डिंग इतनी हो कि वो बंदा नॉमिनेट कर सके एज अ डायरेक्टर, तो वो कर सकते हैं नॉमिनेट। वो कहते हैं अगर कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं कि वो उनके पास राइट आ गया है टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वो ये अपॉइंट करना चाह रहे हैं, ये नॉमिनी डायरेक्टर जो है ये बनने जा रहा है। अब इस डायरेक्टर के लिए उस कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, या उस कंपनी ने कोई रिक्वायरमेंट रखी है मिनिमम शेयर्स की कि हमारा डायरेक्टर जिसने बनना है कम से कम उसके पास 10,000 शेयर, 2,000 शेयर, 2,500 शेयर होने चाहिए। अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है और आप उस बंदे को अपने बिहाफ पे नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कि उस कंपनी का मेंबर भी बन जाए और अगर कोई मिनिमम शेयर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी हो जाए। क्लियर है, ये दूसरी एक्सेप्शन है आपकी।
पहली एक्सेप्शन में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे कर रहे थे आप, दूसरी एक्सेप्शन में आप उसको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग है वो आप उसके नाम ट्रांसफर करके एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हैं, जो सेक्शन 200 की एक्सेप्शन है। तीसरा वो कहते होते हैं जनाब, कंपनी अगर अपने शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के अंदर रखना चाहती है, इनका नेम ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो कोई कोई बार नहीं है उसके ऊपर। सीडीसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी का? जी। कोई आइडिया है सीडीसी के बारे में? जिस तरह पैसों का लेन देन बैंक के थ्रू होता है ना, कि पैसा आपका होता है, बड़ा बैंक में होता है, अकाउंट उसमें आपने ओपन करवाया और पैसे रख दिए, पैसा तो आपका है, बड़ा बैंक के पास है। इसी तरह जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है वो शेयर्स का बैंक है। अगर पाकिस्तान में आपने स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी हो तो आपको सीडीसी में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। आप जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं आपके उसी अकाउंट में आते हैं, जिस तरह पैसा आपका अकाउंट में पड़ा होता है, आपको डिस्पोज ऑफ करते हैं शेयर, तो आपके अकाउंट से वहां से वो शेयर निकल जाते हैं। तो सीडीसी में जो शेयर्स पड़े होते हैं, जिस तरह आप, मैं इसकी एग्जांपल पैसे वाली बार बार देता होता हूँ, बैंक वाली, कि अगर बैंक के पास पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो बैंक ये तो नहीं कह सकता कि पैसा उनका है, पैसा तो आपका है, बैंक ने सिर्फ उसको होल्ड किया हुआ है, अपनी कुछ सर्विसेज दे रहा है। इसी तरह कंपनी ने अगर शेयर किसी के खरीदे हैं और सीडीसी में रखे हुए हैं तो शेयर्स तो कंपनी के हैं, सीडीसी के तो नहीं है, तो उसकी भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली कह दिया कि इसके ऊपर कोई बार नहीं है, कंपनी सीडीसी में भी अपने शेयर्स रख सकती है। फिर वो कहते हैं अगर कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की हुई है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की है लेकिन किसी एक्सेप्शन में फॉल करते हुए कंपनी ने कहीं पे शेयर किसी और के नाम पे रखे हैं, तो वो कहते हैं कंपनी ने एक रजिस्टर मेंटेन किया होगा अपने पास, नहीं किया तो वो मेंटेन कर लें, अगर जब आपने इस तरह की इन्वेस्टमेंट की है, जो इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे आपने रखी है, उसके अंदर तमाम डिटेल्स उसके अंदर शामिल करें। उसकी इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा है। फिर वो कहता है सर्टिफाइड कॉपी अगर उस रजिस्टर की को मांगना चाहता है वो ले ले आपसे, आपने अपने मेंबर्स को अगर कहीं पे चाहिए हो रजिस्टर उन्होंने देखना तो वो देंगे, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन आप करते हैं तो 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, और जो बंदा कोई ऑफिसर आपके इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, 2 साल तक की उसको सजा भी हो सकती है। सेक्शन 201 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का सेक्शन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो यही कहता है कि नेचुरल पर्सन के लिए जो एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म होना चाहिए, कंपनी भी वो रिटन फॉर्म में करेगी, और जो एग्रीमेंट को नेचुरल पर्सन ऑरली कर सकता है कंपनी भी उसको ऑरली कर सकती है। सेक्शन 202 बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स या डीड्स के बारे में बता रहा है। ऑब्वियसली कंपनी खुद तो बैठ के कोई डीड साइन नहीं कर रही होती, या कोई बिल या कोई प्रोमिसरी नोट इशू नहीं कर रही होती, उसकी तरफ से ऑथराइज्ड लोग होते हैं जिनको अथॉरिटी दी जाती है कंपनी की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनके बिहाफ पे कोई भी डीड साइन करनी है तो वो लोग उसके बिहाफ पे कर रहे होंगे, और कंपनी बाउंड होगी जिस बंदे को अथॉरिटी दी है, अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया है तो कंपनी बाउंड है उस एग्रीमेंट की, क्योंकि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने वो साइन किया है। फिर सेक्शन 203 एक सील के बारे में बताता है, ऑफिशियल सील जिसको हम कहते हैं, जिसको स्टैम्प कहते होते हैं दूसरे अल्फाज में। कंपनी अगर पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कर रही है और एक से ज्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही है तो हर मुल्क के लिए उसकी एक स्टैंप होगी, उस स्टैंप में उस कंपनी के नाम के साथ उस टेरिटरी का नाम भी लिखा जाएगा जिस टेरिटरी में ये यूज होनी है। और ऑब्वियसली जिसकी स्टैंप जहाँ पे यूज होनी है वहाँ पे ऑथराइज पर्सन भी होगा, जिसको अथॉरिटी कंपनी ने दी होगी, वो अथॉराइज पर्सन कंपनी के बिहाफ पे ये स्टैंप वहाँ पे यूज कर रहा होगा जब तक आपने एग्रीमेंट किया हुआ उस बंदे के साथ, या जब तक आपने उसको अथॉरिटी दी हुई है। सेक्शन 204 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। हमने 183 पढ़ा है अभी पावर्स के बारे में, 204 ड्यूटीज के बारे में बात करता है। ड्यूटीज में जब आए हैं तो उसने एक्सप्लिसिटली ड्यूटीज नहीं बताई कि डायरेक्टर ये करेंगे डायरेक्टर वो करेंगे, उसने एथिकली बातें की हैं। 204 को अगर आप रीड करें, उसने क्या कहा है, डायरेक्टर जनाब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, कंपनी के मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करेगा, जनाब अपनी तमाम जो ड्यूटीज हैं रीजनेबल केयर स्किल एंड डिलीजेंस के साथ करेगा, इस तरह की किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पे उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सनल गेन अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं लेगा अपने लिए या अपने रिलेटिव्स और पार्टनर्स के लिए, इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं अपना ऑफिस किसी और को असाइन नहीं करेगा। ये तमाम वो काम जो हमारे अपना हुकूमत में बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं ना, उन तमाम कामों से उसने कंपनी के डायरेक्टर को रोका है कि आप भी एक पावरफुल पोजीशन पे बैठे होंगे, आपके हाथ में इख्तियारात होंगे, कंपनी के उन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना है आपने। क्लियर है जी? अगर कोई डायरेक्टर इस तरह का काम करता है, अपनी उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कोई काम कर लेता है, कंपनी अब क्या करेगी, कंपनी उस डिसीजन को या डायरेक्टर के उस किए हुए काम को अगर रेटिफाई करना चाहती है तो थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन कर सकती है, और कमीशन कोई रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर सकता है उसके ऊपर कि कोई रेटिफाई करने जा रहे हैं और थ्रू रेजोल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये उसकी कंडीशन है। क्लियर है जी? 205 से आगे कहानी स्टार्ट होती है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस इंटरेस्ट की बात हो रही है। हमारी जिंदगी में सीए में आने से पहले कुछ इंटरेस्ट का मतलब कुछ और था, जब सीए में आए तो हमें पता चला कि जो बैंक चार्ज करते हैं इसको भी वो इंटरेस्ट कहते हैं। और अब तीसरा एक इंटरेस्ट हमारे सामने आ गया, ये कौन सा इंटरेस्ट है? वो कहते हैं अगर आपका डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कोई लिंक बन रहा है, कोई मफाद है उसका, यानी कि उसको पर्सनली कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो इसको हम कहते हैं जी डायरेक्टर इंटरेस्टेड है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, उसका कोई मफाद बन गया है। तो वो कहते हैं डायरेक्टर अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न या इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करने जा रही है या कंपनी ने अगर कर लिया है, तो पता चला है डायरेक्टर को कि इस तरह का कोई मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, तो डायरेक्टर साहब इस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेंगे। उसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसने क्या बात की है, वो कहते हैं अगर तो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है तो कोई मसला ही नहीं है, इनडायरेक्टली कब उसको इंटरेस्टेड या कंसर्न समझा जाएगा, जब उसका कोई रिश्तेदार को रिलेटिव इसमें इंटरेस्टेड होगा। इंटरेस्ट की क्या मैं आपको डेफिनेशन अपना इसका प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कंपनी कोई कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रही है,
और वो प्रॉपर्टी जिस बंदे से परचेज करनी है वो या डायरेक्टर की अपनी प्रॉपर्टी है या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव की प्रॉपर्टी है। अब देखें डायरेक्टर इस ट्रांजेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हो गया, कंपनी को सेल या परचेज का एग्रीमेंट करने जा रही है, और जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के अंदर ये हमारे डायरेक्टर साहब ऑलरेडी डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं, या इनका कोई रिलेटिव उसके अंदर डायरेक्टर है। मतलब 100 किस्म के सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये डायरेक्टर हमारा इंटरेस्टेड हो सकता है। तो रिलेटिव की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रैक्टिकल सिनेरियो को सामने रखते हुए। उसने रिलेटिव को एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्टर का स्पाउस, उसके बच्चे, इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स को भी उसने यहाँ पे शामिल कर दिया कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं और स्पाउस है, और पेरेंट्स में अपना बच्चों के अंदर उसमें स्टेप जो चिल्ड्रन है उसको भी शामिल किया है, वो भी शामिल है। डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर ने अपना ये इंटरेस्ट जो उसने ऊपर हमें बताया है किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी अरेंजमेंट के अंदर अगर वो इंटरेस्टेड है तो ही शैल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न या इंटरेस्ट। चोरी चुप चुप के कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है जी, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने साथियों को बताना है, आपने डिस्क्लोज करना है अपने बीओडी को, बाकी तमाम मेंबरान को कि यार ये जो ट्रांजैक्शन कंपनी करने जा रही है ना इसमें मैं इस तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, जिस बंदे से आप कर रहे हैं मेरा वो रिलेटिव है, और इस सेक्शन ये जो 205 है उसके रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब डिस्क्लोजर देना है आपने, वो कहते हैं डिस्क्लोजर देना कब है? ट्रांजैक्शन होने के टाइम पे आप खामोश बैठे रहे और बाद में आपने बता दिया, क्या ऐसा है? या ट्रांजैक्शन से पहले बताना है? तो उसके लिए उसने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। वो कहता है अगर तो कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट ऐसा है जिसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए था, तो ऑब्वियसली वो बीओडी के अंदर पेश हुई होगी उसका प्रपोजल एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट का कि बीओडी इसको अप्रूव कर दे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डिस्क्लोज कर दे, वो बता दे कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। और जो इखलाकी तौर पे स्ट्रांग लोग होते हैं वो इस तरह की डिस्कशन पे कहते होते हैं यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो उठ के वैसे ही चले जाते होते हैं। वो कहते हैं अगर आप इखलाकी तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं है तो कंपनीज एक्ट आपको बाउंड कर देगा ये काम करने के लिए। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि कब डिस्क्लोज करना है इसको। अगर तो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको बीओडी में अप्रूवल चाहिए था, तो जब अप्रूवल के लिए बीओडी में ये ट्रांजैक्शन आई उस टाइम पे डिस्क्लोज कर दे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? जब बीओडी में ये ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए आई तब इंटरेस्टेड नहीं था, वो बाद में इंटरेस्टेड हुआ। जिस कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसमें तब उसका इंटरेस्ट नहीं था, बाद में किसी तरीके से इंटरेस्ट बन गया उसका, इसमें खुद या इसके किसी रिलेटिव ने वहां पे कोई एक्विजिशन कर ली, तो उसके बाद जब इसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसके बाद जो पहली मीटिंग होगी बीओडी की उसमें डिस्क्लोज कर दे। ये तो वो सिनेरियो था अगर बीओडी का अप्रूवल चाहिए था। अगर बीओडी का अप्रूवल चाहिए नहीं किसी ट्रांजैक्शन को, तो वो ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसके बाद जो पहली बीओडी की मीटिंग होगी उसमें आके वो डिस्क्लोज कर दे कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी करने जा रही है या उसने कर ली है, उसमें मैं इसी तरीके से इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, ये तो था एक स्पेसिफिक आपका डिस्क्लोजर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो आपने देना होता है। वो कहता है यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, हर ट्रांजैक्शन पे अगर डिस्क्लोज करनी पड़ गई चीजें। वो कहता है ये जो डिस्क्लोजर है आपको जनरल नोटिस भी दे सकते हैं। मतलब कई दफा होता है बड़े ग्रुप्स में लोग बैठे होते हैं, वो एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, तो कंपनीज आपस में ट्रांजैक्शन करने जा रही होती हैं, तो पता चलता है कि हमारे डायरेक्टर साहब वहां भी डायरेक्टर हैं उधर भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर यही सोचता रह जाता है कि उसको डिस्क्लोजर देना है नहीं देना, यहाँ पे बनता है या नहीं बनता। उसका आसान हल उन्होंने बताया कि डायरेक्टर जब डायरेक्टर बना है ना, वो उस टाइम पे एक जनरल नोटिस दे दे अपने तमाम बीओडी को और बता दे, एक पूरी लिस्ट बता दे जिस कंपनी के अंदर वो खुद डायरेक्टर है या उसके रिलेटिव में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है। वो कह दे कि इन कंपनीज में मेरा ये इंटरेस्ट है, आपकी ट्रांजैक्शन अगर इन कंपनीज के साथ होती है, जब कभी भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मैं उस ट्रांजैक्शन में इस तरीके से इंटरेस्टेड हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा स्टेक है उस कंपनी के अंदर। ये जनरल नोटिस उसने दे देना है। अब इससे भी अगला स्टेप आएगा कि क्या ये जनरल नोटिस एक दफा दे के जान छूट गई, क्या ये एक्सपायर नहीं होगा कभी? वो कहते हैं ये जनरल नोटिस जो उसने दिया है ना वो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है जिसमें वो बैठ के दे रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ये जनरल नोटिस एक्सपायर हो जाएगा। अब इसको रिन्यू करना है। रिन्यू करने का क्या तरीका है कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में इस नोटिस को वो रिन्यू कर दे, दोबारा से दे दे, तो ये नोटिस उसका रिन्यू हो जाएगा। तो जनरल नोटिस लेके जान छूट जाएगी, अलग अलग हर ट्रांजैक्शन के टाइम पे आके आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं किसी ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। क्लियर है जी? ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना जनरल नोटिस वाली, वो इस पैराग्राफ के अंदर अगले पैराग्राफ के अंदर वो बता रहा है। और नोटिस वो कहता है इसका इनिशियल नोटिस या जो इसका रिन्यूअल है ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको डायरेक्टर्स के नॉलेज में नहीं ले आएंगे बीओडी की मीटिंग में, या उनको वैसे सर्कुलेट करते हैं। क्लियर है जनाब? अच्छा जी, ये था डायरेक्टर का इंटरेस्ट। इस सेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, इसके ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म के प्रैक्टिकल सिनेरियोज उसने टेस्ट किए भी हैं और वो कर भी सकता है। सेक्शन बड़ा आसान है, सिर्फ एक दफा अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे तरीके से आपने। वो कहता है जनाब डायरेक्टर के लिए तो सेक्शन 205 में हमने आपको बता दिया है, अगर डायरेक्टर के अलावा कोई और ऑफिसर है अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको डिस्क्लोज करके जान नहीं छूटेगी। उसको इस ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आके बीओडी का। वो बीओडी को बताएगा कि मैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये कंपनी करने जा रही है, मुझे अप्रूव करें इस ट्रांजैक्शन को। अगर ट्रांजैक्शन इस हद तक है कि उसके इस अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। ऑफिसर्स के लिए अप्रूवल है और डायरेक्टर्स के लिए डिस्क्लोजर है कि वो डिस्क्लोज कर दे कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। सेक्शन 207 में उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। वो कहता है ये जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर साहब है ना, बीओडी में जब उस बात के ऊपर डिस्कशन होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट उस अरेंजमेंट के अप्रूवल के ऊपर डिस्कशन होगी, तो ये जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर साहब है उसका पार्ट नहीं बनेंगे। एथिकली भी नहीं बनता कि उसमें बैठे जिस ट्रांजैक्शन में ये इंटरेस्टेड है उसी का अप्रूवल अपने हाथों से खुद दे रहे हो। तो वो कहते हैं हमें पता है एथिकली बहुत सारी जगह पे आके आपको बड़े एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, हम उस पर रिलाई नहीं करते, हम आपको एक्सप्लिसिटली रोक देते हैं। वो कहते हैं कोई भी बंदा जो डायरेक्टर है कंपनी का वो उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा, ना वोट देगा उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अप्रूवल के ऊपर जो कंपनी साइन करने जा रही है। और अगर ये वोट देता है तो इसका वोट वॉइड होगा, ना इसको आप कोरम के लिए कंसिडर करेंगे, उस बंदे को उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं होना चाहिए, इसके वोट से ये ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होनी चाहिए।
ना इसको उस पर वोट देना चाहिए कि जिस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है खुद ही उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में तो वो एक स्टेप और आगे चला गया। वो कहता है लिस्टेड कंपनी के केस में अगर किसी बंदे का मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो उस जगह पे मौजूद ही नहीं होगा जहां पे इसके बारे में कोई डिस्कशन हो रही, उठ के चला जाए। बाकी कंपनीज के केस में तो कहता है कि डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा, वोट नहीं देगा। लिस्टेड कंपनी के केस में तो वहां पे मौजूद भी नहीं होना चाहिए, दरवाजे के साथ कान लगा के भी नहीं सुन रहा होगा कि अंदर कौन किसके हक में बात कर रहा है और कौन अगेंस्ट कर रहा है, मेरे अगेंस्ट कौन बात कर रहा है। इस तरह का काम लिस्टेड कंपनी में वो कहता है वो बंदा मौजूद ही नहीं होना चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आपके इंटरेस्टेड है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, तब क्या हाल होता है? एक डायरेक्टर, दो डायरेक्टर इंटरेस्टेड थे, वो तो आपने साइड पे कर दिया, बाकी ने अप्रूवल दे दिया। पता चला आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 7 डायरेक्टर बैठे हैं, उन 7 में से 4 आपके इंटरेस्टेड है उस ट्रांजेक्शन में, 4 को निकाल देंगे, क्या बाकी 3 फैसला करेंगे? आपका कोरम ही नहीं पूरा हो रहा होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, तो हमेशा याद रखें ये एक पेट रूल है। अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो तो वो ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए मेंबर्स के पास आती है, फिर मेंबर्स उसको अप्रूवल देते होते हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर। अगर आपके मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है उस ट्रांजैक्शन में तो मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे, याद रहेगी ये बात। अच्छा जी, सब सेक्शन 1 की एक्सेप्शन दे रहा है वो, जो उसने कहा है ना कि ये डायरेक्टर उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेगा, वोट नहीं करेगा, वहां पे उसका अगर वोट होगा तो उसको वाइड कर देंगे या कोरम का पार्ट नहीं उसको कंसिडर किया जाएगा, उसकी एक्सेप्शन है। वो कहता है सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता प्राइवेट कंपनी पे जो ना किसी पब्लिक की सब्सिडरी है ना होल्डिंग है, यानी कि पूरे ट्री के अंदर पब्लिक कंपनी नहीं आ रही है। तो सब सेक्शन 1 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी या पेरेंट ऑफ पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक की या सब्सिडरी है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात जो अभी हम पढ़ के आए थे सेक्शन 180 में, उसी तरह की एक बात लिखी है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या इंश्योरेंस कवरेज कर रहे हैं जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है कंपनी की तरफ से इन फेवर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर उसको कोई लॉस हो गया है या हो सकता है कल को फॉर ड्यू टू द रीजन के वो कंपनी का श्योरिटी बना था, इस वजह से अगर उसको कोई लॉस कल को हो सकता है और उसको कवरेज देने के लिए बन रहा है तो डायरेक्टर उस डिस्कशन का पार्ट भी बनेगा, उस डिस्कशन में शामिल होकर वोट भी देगा। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो वो एग्जांपल हो तो हमें ये पॉइंट सारा समझ आ जाता है। लेट्स अज्यूम हमने कंपनी के डायरेक्टर को भेजा कोई कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट करने के लिए, कंपनी को कोई मटेरियल चाहिए था, डायरेक्टर साहब उठ के चले गए किसी मार्केट में और वहां पे देसी तरीके से बिजनेस चल रहा है। डायरेक्टर जाके कहता है मैं फलां कंपनी से आया हूँ, हमें ये मटेरियल चाहिए, एग्रीमेंट करना। आगे बंदा को बड़ा देसी बैठा था, कहता जनाब मुझे कंपनी का तो कोई पता नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूंगा, मैं सीधा साधा बंदा हूँ, कल को कंपनी ने मुझे पैसे ना दिए, मुझे तो पता ही नहीं चलना कि कहाँ पे जाना है, कंपनी क्या है, कौन होती है, मुझे नहीं पता इस चीज का, आप मेरे साथ करें। डायरेक्टर ने अपने बीओडी से पूछा पीछे बाकी साथियों से कैसे ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल जरूर करें, एग्रीमेंट कंपनी के बिहाफ पे आपने करना है। डायरेक्टर ने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, मटेरियल ले लिया, वादा हुआ कि 3 महीने के अंदर कंपनी पे कर देगी। 3 महीने जब गुजर गए, डायरेक्टर साहब पेमेंट कह रहे हैं कि उस कंपनी को कर दें, कंपनी पे नहीं कर पा रही है, कोई कैश फ्लो के क्राइसिस आ गए। अब मुझे बताएं जो अगली पार्टी है उसने तो डायरेक्टर के साथ किया ना एग्रीमेंट, और अगर उन्होंने कल को आके पकड़ना है तो डायरेक्टर को पकड़ना है। अब इस तरह के केस के अंदर डायरेक्टर साहब कहते होते हैं मुझे, मैं कंपनी का श्योरिटी बनाऊं, मैंने आपके भी हाथ पे वादा किया था वहां पे, तो अगर कोई लॉस हुआ मुझे तो कंपनी मुझे इंडेमनीफाई करेगी, कोई इंश्योरेंस कवरेज लेके देंगे, इंडेमनिटी आपने इंडेमनीफाई करना है। तो इस तरह के केस में अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो डायरेक्टर उस डिस्कशन का पार्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट उस नेचर का नहीं है कि वो को पर्सनल बेनिफिट ले सकता है। फॉलो किए बात आपने? कुछ सिनेरियो समझ आया जी? भाई साहब गायब गुयब हो गए हैं, मेरा ख्याल है क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है। तो इस तरह के केस में ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर उसकी इंडेमनिफिकेशन की बात हो रही है, उसके अप्रूवल की बात हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट, उस डिस्कशन का पार्ट बन सकता है, वो वोट भी दे सकता है। सेक्शन 208 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करता है जी, इसके ऊपर भी अलग से रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है, बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है 208। तो इसको भी हम, आप अपने पास नोट कर लें, हम स्किप कर रहे हैं, ये भी हमारा अलग से एक टॉपिक है कि ये सेक्शन पढ़ेंगे और साथ इसकी जो रेलिवेंट रेगुलेशन है वो हम पढ़ेंगे, अलग से ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो प्लीज 208 को नोट कर लें, हम अभी मिस कर रहे हैं जनाब। सेक्शन 209 इसी जो ऊपर हम बात करके आए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स की जिसके अंदर आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसका रजिस्टर आपने मेंटेन करना होता है, उसके बारे में बता रहा है कि कंपनी ने अलग से एक रजिस्टर अपने पास बना के रखना है जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या कंसर्न है। उसके बारे में सारी कहानी सेक्शन 209 के अंदर लिखी हुई है कि कोई सेल परचेज अगर आप कर रहे हैं डायरेक्टर के साथ या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, तो उसकी सारी कहानी आपने इस रजिस्टर के अंदर लिखनी होती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कर रही है, कोई बैंकिंग कंपनी कर रही है तो उसकी जरूरत नहीं है, अदरवाइज समान ट्रांजेक्शन आपने लिखनी है इसके अंदर। इस सेक्शन को आपने एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जनाब। 210 आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है कि कंपनी ने अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर के साथ किया है उसकी एम्प्लॉयमेंट का, ये ऑब्वियसली आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में होता है, और अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो उसका एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड बना के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रख लें, ये रिकॉर्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। सेक्शन 211 211 ये इंपॉर्टेंट है एक सेक्शन, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो कहता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करने जा रहे हैं डायरेक्टर के साथ, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व है और वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन शामिल नहीं होता। नॉन कैश हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद फिजिकल कैश की बात हो रही है, कि फिजिकल कैश इन्वॉल्व नहीं है, बैंकिंग के थ्रू हो रही है, नहीं।
जिसके अंदर पैसे का लेन देन शामिल नहीं है, आप कोई एसेट के बदले एसेट ले रहे हैं। लेट्स अज्यूम आपने कोई मशीनरी बाहर से मंगवानी है, तो डायरेक्टर आपको कहता है कि मैं आपको मंगवा के देता हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे शेयर इशू कर दें। अब देखिए पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, शेयर दिए आपने, मशीनरी आपके पास आ गई। कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, डायरेक्टर कहता है मेरी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर लें, फलां प्रॉपर्टी मुझे दे दें उसके अगेंस्ट। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी, एसेट के अगेंस्ट आप एसेट ले रहे हैं। तो वो कहता है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन करनी है अपने डायरेक्टर के साथ, तो कंपनी को मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिस तरह लोन के केस में था, उसी तरह यहाँ पे है, मेंबर से अप्रूवल लेके नॉन कैश ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे आके उसने उस ट्री को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वो कहता है किस किसके साथ करते हुए आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं, सब्सिडरी या एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं, या किसी ऐसे बंदे के साथ जो इनके साथ कनेक्टेड पर्सन है, उनमें से किसी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको अपने मेंबर से थ्रू रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। क्लियर है जी। और अगली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है अगर आपने ये ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ करनी है, तो उस केस में दो अप्रूवल चाहिए होंगे, एक आपको अपने मेंबर से लेना पड़ेगा और दूसरा होल्डिंग कंपनी के मेंबर से भी लेना पड़ेगा। क्लियर है जी। इसी पैराग्राफ में जो अगली बात उसने की है कि अपने मेंबर से अप्रूवल तो लेना ही लेना है, अगर ये डायरेक्टर आपकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो उसके मेंबर से भी अप्रूवल नहीं। ये क्यों इस तरह की रिक्वायरमेंट रखी, सब्सिडरी के लिए ये रिक्वायरमेंट क्यों नहीं रखी। सब्सिडरी आपकी अमूमन आपके कंट्रोल में होती है, तो उस केस में उसके मेंबर से अप्रूवल, आप उसके सबसे बड़े मेंबर हैं, तो अगर आपके मेंबर ने अप्रूवल दे दिया तो इसका मतलब है अल्टीमेटली अप्रूवल उधर आ गया है आपकी सब्सिडरी की तरफ भी। लेकिन होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, उसके लिए होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स का अप्रूवल इसलिए लाजमी रखा कि वो डायरेक्टर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो उसका कोई, उस इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए वो अप्रूवल ना ले ले और ट्रांजेक्शन ना कर ले, इसलिए वो कहते हैं उसकी कंपनी से जाके भी आपने अलग से अप्रूवल लेना है उसके मेंबर से, अगर आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्लियर है जी। अगली बात उसने की है कि कंपनी ने इंश्योर करना है कि तमाम जो कैश ट्रांजेक्शन है डायरेक्टर्स के साथ, ये थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। सब सेक्शन 3 आपको बता रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं अपने डायरेक्टर से या अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, मेंबर से अप्रूवल लिए बगैर, तो याद रखें ये वॉइडेबल होगी ट्रांजैक्शन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी पॉइंट ऑफ अपना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपकी कंपनी इस ट्रांजैक्शन को अवॉइड कर सकती है, पीछे हट सकती है कि हम नहीं कर रहे। ये वॉइडेबल है। लेकिन किन केसेस के अंदर वॉइडेबल नहीं होगी, अगर जिस एसेट की बात हो रही है अब वो एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्रांजैक्शन हो गई, वो एसेट कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, अब आप कैसे उस ट्रांजैक्शन को वॉइडेबल कर सकते हैं। तो फिर वॉइडेबल नहीं रहेगी, उसकी सजा अलग से होगी कि आपने अप्रूवल लिए बगैर ट्रांजैक्शन कर ली। कि लेट्स अज्यूम आपने डायरेक्टर के साथ आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपने कहा जनाब इन्वेंट्री हमारी पड़ी है ये ले लें आप, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टर के पास पड़ी थी वो कंपनी ने ले ली, मेंबर से अप्रूवल लिए बगैर। कंपनी को 6 महीने बाद होता है, इन्होंने कहा इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दें। उसने इन्वेंट्री ली थी, बेच भी दी, आगे कंज्यूम भी हो गई, क्या अब इस ट्रांजैक्शन का रिवर्सल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो लॉस कंपनी को हुआ है वो रिकवर करके देना पड़ेगा इस डायरेक्टर को या जो लोग इस ट्रांजैक्शन का अप्रूवल दे रहे होंगे। और दूसरा वो कहते हैं अगर किसी थर्ड पार्टी के पास वो एसेट पहुंच चुका है जिसने इस लॉ की कॉन्ट्रावेंशन के नॉलेज के बगैर ये एसेट खरीदा है गुड फेथ में, तो भी ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल नहीं होगी, लेकिन कंपनी का लॉस पूरा करने पड़ेगा इन लोगों को जो लोग इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने वाले थे। सेक्शन 212 आपको बताता है जो एतमाद के रिश्ते वाली हमने बात की थी, सेक्शन 153 में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर नहीं बन सकता कोई बंदा अगर वो फिड्यूशरी बिहेवियर लैक करता हो। तो फिड्यूशरी बिहेवियर क्या होता है, वो हमने पढ़ा था कि एतमाद का रिश्ता होता है जी। सेक्शन 212 में आके बता रहा है वो आके कि कब कोई बंदा लैक करेगा फिड्यूशरी बिहेवियर। वो कहते हैं अगर सेक्शन 205, 6, 7 और 8 जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जिसमें उसने बताया था ट्रांजैक्शन आपने अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आपने डिस्क्लोज करनी है, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको डिक्लेयर कर सकती है कि आप लैक करते हैं फिड्यूशरी बिहेवियर। तो कोई बंदा फिड्यूशरी बिहेवियर कब लैक करेगा, अगर इन इन सेक्शन की आप अगेंस्ट जा रहे होंगे। सेक्शन 213 में डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट जो है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव या सेक्रेटरी को अपॉइंट करने में कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसके किसी रिलेटिव को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका भी इसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये उसके बारे में बता रहे हैं जी। सेक्शन 214 भी एक यूनिक पॉइंट हमें बताता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, यानी कि कोई बंदा कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंपनी ने उसको अथॉरिटी दी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए वो ये नहीं बता रहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हो रहा है, अपने नाम पे कर रहा है और अगली पार्टी को नहीं बता रहा, कंपनी इसमें अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है और ये बंदा कंपनी का एजेंट है। तो इस तरह की अगर कोई अरेंजमेंट हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बंदा फौरी तौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट का मेमोरेंडम बना के, समरी बना के कंपनी को भेजेगा कंपनी के अप्रूवल के लिए। अगर नहीं भेजता तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट की कल को लायबल नहीं होगी, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल अगर है, कंपनी ने अथॉरिटी दी है, तो उसको साथ साथ भेजना पड़ेगा। इस पर मैं एग्जाम्पल एक देता होता हूँ कि आमतौर पर ये बड़े बड़े जो हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स बेलगे टाउन की एग्जाम्पल ले लें, जब इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है ना, तो सबसे पहले जाकर लैंड एक्वायर करना शुरू करते हैं। तो काम क्या शुरू हो गया था, अगर मार्केट में खबर निकल जाती थी ना कि बैरिया आ रहा है, डीएचए आ रहा है, उस इलाके में जमीन के रेट बढ़ जाते होते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एजेंट्स वहां पे भेजे जो अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शन कर रहे थे, उनको नहीं बता रहे थे हम किस लिए ले रहे हैं, चुप करके जमीन इन्होंने परचेज करनी शुरू की। उसमें अब देखें पीछे पार्टी कौन है, इस एग्रीमेंट का अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल कौन है, बैरिया टाउन या डीएचए है जिन्होंने इस बंदे को भेजा है, लेकिन एजेंट के तौर पर उनके एक्वायर कर रहा है। मकसद कंपनी का क्या था कि वो जो अनड्यू बेनिफिट लोग उठा रहे होते हैं रेट बढ़ने का, वो ना ले लें। तो उस तरह के केस में एजेंट ने बताना होता है कंपनी को साथ साथ कि ये एग्रीमेंट मैं कर रहा हूँ। आगे सेक्शन 215 शेयर होल्डर्स की अनडिजायर्ड एक्टिविटीज के बारे में बताता है जनाब, कि शेयर होल्डर साहब भी अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कंपनी की मीटिंग में आए हैं तो उसको
माहौल को खराब नहीं करेंगे, कंपनी के किसी ऑफिसर के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसकी सजा होगी जनाब। सेक्शन 216 पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के बारे में बताता है। वो कहता है थर्ड स्केड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कौन सी होगी। कुछ अर्सा पहले थर्ड स्केड्यूल हमारे कोर्स में शामिल होता था, अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस सेक्शन को बस एक दफा आपने पढ़ लेना है, हमारे लिए ये भी यहाँ पे कंसर्न वाली बात नहीं है कि थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 217 आपको सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट्स के बारे में बताता है कि कंपनी या उसके ऑफिसर जो है वो कोई मतलब इलीगल डिपॉजिट्स नहीं लेंगे, या कोई अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है उसको यूज नहीं करेंगे, अलग से बैंक अकाउंट में मौजूद होगा। 218 ये फिर अलग से एक टॉपिक है जनाब। सेक्शन 218 दोबारा अगेन एक अलग से टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूटरी फंड्स के बारे में ये बात करता है। ये अलग से हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा, जिसको लेटर हम अपना पढ़ेंगे आफ्टर डिस्कशन ऑन एनबीएफसी एंड शेयर कैपिटल। उसके बाद हम इस टॉपिक को जाके पढ़ेंगे अलग से। हमारी ये क्लास ऑलमोस्ट पूरी ये क्लास मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमारी होगी, तो इसको भी नोट कर लें कि हम स्किप कर रहे हैं। 219 आपको पेनल्टीज के बारे में बता रहा है। यहां तक जनाब आपके डायरेक्टर्स वाला पोर्शन है जो हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 219 तक। इसमें अब देखें 3 मेजर पोर्शन हम इसके अंदर छोड़ के जा रहे हैं। सेक्शन 199 आपका इन्वेस्टमेंट्स वाला, सेक्शन 208 आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला, और सेक्शन 218 इंप्लॉई बेनिफिट्स वाला। इन ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं विद देयर रेगुलेशंस, विद द रेलेवेंट रेगुलेशंस। इसको अलग से हम पढ़ेंगे। आगे अकाउंट्स वाला पोर्शन है, वो भी हमारा एक अलग से टॉपिक होगा। तो डायरेक्टर्स वाला जो पोर्शन कंपनीज एक्ट वाला है वो हमने कवर कर लिया है। आज हमने पूरा जो पोर्शन पढ़ा है सारे का सारा कंपनीज एक्ट का था, और कंपनीज एक्ट में ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें भी आती हैं, इंपॉर्टेंट भी आती हैं, अनइंपॉर्टेंट भी आती हैं, तो उस हिसाब से हमने पढ़ा है। लेकिन आपने रीड इन तमाम सेक्शंस को एक दफा अच्छे तरीके से लाजमी करना है। इन्हीं सेक्शंस में से उसने क्वेश्चन मिक्स करके पूछा होता है। तो पास पेपर पे अभी तक हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ एरियाज हमारे कवर हो जाएं, कोई एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम पास पेपर के लेवल के क्वेश्चन पे जाएं। तो मुझे उम्मीद है नेक्स्ट वीक में हम पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्लास में बैठ के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको आइडिया होगा कि किस लेवल पे लेके जा रहा है वो। तो डायरेक्टर्स वाला पोर्शन टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सीसीजी हमारा कवर हुआ। इसके बारे में चंद चीजें कुछ सिक्योरिटीज एक्ट में है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, कुछ उसके सेक्शन है। तो आपकी तरफ से कोई चीज है जी डिस्कस करने वाली तो कर लें, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज करें। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सोए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई चीज ऐसा होगी को आपकी तरफ से डिस्कशन वाली। तो फिर भी अगर कोई आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, अदरवाइज हम क्लास क्लोज करें। इंशाल्लाह मुलाकात हम करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे। अच्छा जाग रहे हैं, मुझे लगा नहीं था जाग रहे हैं। तो इजाजत दें जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारी मंडे को। थैंक यू, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।